औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए रब हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आइकॉन 2022 के इस इंटरैक्टिव सेशन में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। हमारा इस सेशन की थीम है क्लिनिकल सर्विसेज लीडरशिप। हमारे वो सारे कोलीग्स, वो सारे फेलोज़ जो हॉस्पिटल सर्विसेज मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिन के साथ कनेक्टेड हैं, मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन में, हॉस्पिटल सर्विसेज में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो सब आज हमारे साथ होंगे और इंशाल्लाह इस यूनिक लर्निंग अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे। आम तौर पे हम लोग अपने वर्क प्रेशर में इस तरह की एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा मिस कर जाते हैं, लेकिन आइकॉन हमें हर बार ये मौका देता है। ये इंडस हॉस्पिटल का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने कोलीग्स के साथ नॉलेज शेयर करें। और इस सेशन में भी हमारे साथ ना सिर्फ नेशनल बल्कि हमारे इंटरनेशनल कोलीग्स भी हैं जो अपनी नॉलेज शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर इमरान ख़ान को। डॉक्टर मोहम्मद इमरान ख़ान चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं दारुल अकमल हॉस्पिटल यूएई में। डॉक्टर साहब हमारे आज थीमेटिक स्पीकर हैं और हमारी जो मेन थीम है क्लिनिकल सर्विस मैनेजमेंट लीडरशिप, उस पे हमारे साथ अपनी नॉलेज शेयर करेंगे। और डॉक्टर साहब का एडवांटेज ये है कि उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो उनका वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बैकग्राउंड में वो बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए जिससे ये हम अपना रोल एज ए मैनेजर टू लीडर इवॉल्व कर सकते हैं और अपनी प्रोफेशनल पर्सनल ग्रोथ को इंश्योर कर सकते हैं। डॉक्टर इमरान, ओवर टू यू। Assalamu alaikum, Naveed. I hope you can listen. Can you hear me? Yes, please. अच्छा, सबसे पहले तो मैं इंडस हॉस्पिटल को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा इस आइकॉन के इनकाद पे। और उसका ख़ास एक रीज़न ये भी है कि आई वाज पार्ट ऑफ द फर्स्ट आइकॉन, वेरी फर्स्ट आइकॉन फॉर इंडस हॉस्पिटल। सो आई वाज पार्ट ऑफ द टीम और मुझे अभी तक वो एक्साइटमेंट और वो एनर्जी याद है जो हम लोगों ने उस वक्त अपनी यूज़ की थी उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। So, first of all, I would like to welcome all the participants who are with us online. और जैसा कि नवीद ने बताया कि the topic is the clinical services leadership. So, थोड़ा सा मैं इंटरनेशनल सिनेरियो में जो हेल्थ मैनेजर्स को चैलेंजेस हैं, स्पेशली कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है यूएई में, एंड दे आर लाइक 210 nationalities who are here. So one can imagine that there is a great challenge and competition in the healthcare scenario. So अपनी प्रेजेंटेशन का बाकायदा आगाज़ करते हुए मैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करूँगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा मैं बिकॉज मोस्टली आई थिंक हेल्थ मैनेजर्स ही इस सेशन में इंटरेस्टेड होंगे जो कि क्लिनिशियंस हैं, फ्रॉम नर्सिंग बैकग्राउंड हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, बिकॉज ये वो लोग हैं जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट में ऑप्ट करते हैं जाने के लिए बिकॉज ऑफ हैविंग देयर क्लिनिकल बैकग्राउंड। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बीइंग पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, बिकॉज मैंने 10-15 साल तो एज अ क्लिनिशियन काम किया डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, जिसमें लियाकत नेशनल था, खान हॉस्पिटल था, और फिर उसके बाद मैंने 2009 में इंडस हॉस्पिटल ज्वाइन किया एज द मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन। सो एट दैट टाइम इंडस वाज ब्रांड न्यू एंड दैट वाज अ रियल चैलेंज कि मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस जो मेरा हेल्थ केयर का था, मैं उसको किस तरह यूटिलाइज करूं। डॉक्टर बारी, डॉक्टर जफर जैदी, डॉक्टर अमीन चिनॉय की टीम के साथ, डॉक्टर अख्तर अजीज, ये लोग 4 की लोग थे उस वक्त जब इंडस के डोर्स हमने पब्लिक के लिए ओपन किए थे। तो उस वक्त इट वाज अ रियल चैलेंज, और एक थ्रिल ये भी था कि मैं 2 एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल में काम करने के बाद एक ऐसे हॉस्पिटल में आया था जो मैनेजमेंट वाइज बिल्कुल इन्फेंसी के फेज में था, रॉ था, और वहाँ करने के लिए बहुत कुछ था।
सो अल्हम्दुलिल्लाह वी मेड इट हैपन एज अ टीम, और मैंने 8-9 साल इंडस के साथ काम किया है, मेन सेंटर के लिए भी किया है, और मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए इंडस के लिए, जो कि एक डिफरेंट डायमेंशन थी यूएई मूव करने से पहले। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कामयाबी के साथ विद फुल टीम वर्क उसको सर अंजाम दिया। और आज मैं अभी प्रोमो में इंडस के देख रहा था सेशन स्टार्ट होने से पहले, तो उसमें वो कैंपसेस नजर आ रहे थे, एंड इट मेड मी फील सो प्राउड फॉर द होल टीम, द वे हाउ वी वर्कड। लीडरशिप इन क्लिनिकल सर्विस मैनेजमेंट के लिहाज से सबसे पहले जब हम लोग अपना हेल्थ मैनेजमेंट का कोर्स स्टार्ट करते हैं, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू थिंक, लीडर्स आर बोर्न और दे आर मेड? तो इसमें मेरा पर्सनल इनपुट और पर्सपेक्टिव ये है, विद माय एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन दिस सिनेरियो, हेल्थ केयर सिनेरियो फॉर द लास्ट 20 to 25 years, personally I think leaders are born and they have to be groomed, क्योंकि अगर वो उनको बनाया जा सके, इफ दे आर मेड, तो फिर तो हर इंसान को आप एक टॉप लीडर बना सकते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, आपकी स्क्रीन हमें शो नहीं हो रही, आप अपनी प्रेजेंटेशन प्लीज शेयर कर दीजिए, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ओके, नवीद आप नहीं देख सक रहे हैं स्क्रीन मेरी? जी, आपकी प्रेजेंटेशन हमें यहाँ शो नहीं हो रही, आपकी तरफ से शेयर्ड है? हाँ, ओके, नाउ कैन यू सी इट नाउ? यस यस, प्लीज नाउ यू कैन सी। थैंक ओके, ओके। तो मैं कह रहा था पार्टिसिपेंट से कि जो एक टिपिकल क्वेश्चन होता है मैनेजमेंट की, जब आप क्लास में जाके बैठते हैं, कि वो पूछा जाता है कि व्हाट डू यू थिंक, लीडर्स आर बोर्न और दे आर मेड? सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि लीडर्स आर बेसिकली दे आर बोर्न, दे हैव दैट जेनेटिक कोड इन देम, और फिर हमारा काम ये है बीइंग देयर मेंटोर्स और द सीनियर्स, कि हम उनको आइडेंटिफाई करें और हम उनको ग्रूम करें उस लीडरशिप रोल के लिए। क्योंकि अगर बाय बर्थ ये होता, तो फिर आपको सबको पता है कि हमारे जो ट्रेंड है पाकिस्तान में इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिक्स, तो फैमिलीज हैं उसमें, एंड यू कैन वेरी वेल सी कि सारी फैमिलीज के जो लीडर्स हैं वो एक जैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जैसा उनके पेरेंट्स ने किया था। तो अब वो करिश्मा और लीडरशिप नहीं है, सो इसका मतलब है कि इट्स नॉट समथिंग फेमिलियल और समथिंग यू नो व्हिच कैन बी ग्रूम्ड, सो यू आर बोर्न विद दैट। सो अगर आप इंटरनेशनल लीडरशिप में देखें अपने हिस्ट्री सब कॉन्टिनेंट की, तो एक डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल मिलता है बिटवीन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी का, क्योंकि दोनों ने एक ही कॉज के लिए वर्क किया, एंड द ऑब्जेक्टिव वाज टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, और दोनों ने अपने तरीके से काम किया। और अगर आप उनकी पर्सनैलिटीज में देखें, तो दोनों का स्टाइल लीडरशिप का बिल्कुल डिफरेंट था, तो वो हमको मालूम है, सो आई वोंट गो इन द डिटेल्स। और फिर अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री में देखें, तो एक कैरिस्मेटिक लीडरशिप हमको मिलती है, जो मुझे बहुत वाकया पसंद है, जो मुझे इंस्पायर करता है, वो है तारिक बिन ज़ियाद का। कि जब वो जिब्राल्टर, जिसको जबल तारिक कहते हैं, जब वो फतह करने के लिए गए, तो उन्होंने अपनी किश्तियों में आग लगा दी थी, और उन्होंने अपने साथ जो फौज थी उसको बोला था कि आगे फतह है और पीछे मौत है, तो इट्स अप टू यू कि आप क्या उसको सेलेक्ट करते हैं दोनों में से। और उनको फतह हुई थी। तो वो लीडरशिप एक ऐसी थी कि ही वाज पार्ट ऑफ हिमसेल्फ, उस जो मार्का था उसका। तो वो ऐसी लीडरशिप नहीं थी कि वो एक तरफ से बैठ के उन्होंने बोल दिया था फौज को कि लड़ो, और उन्होंने लड़ा था। सो आपको उसका पार्ट बनना पड़ता है उस चीज का। अब हम आ जाते हैं लीडरशिप इन हेल्थ केयर पे, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो मेरे लिए जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है वो इंडस हॉस्पिटल है, जो कि लीडरशिप का एक जीता जागता नमूना है।
और इंडस 2007 में स्टार्ट हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जुलाई में, और मैंने 2009 में ज्वाइन किया था। तो उसमें जो उस वक्त की डायनेमिक टीम थी, वो मेरे सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि हाउ दे अचीव द टारगेट। और आज जो इंडस है वो सबको मालूम है कि इंडस सिर्फ कराची में एक मेन कैंपस नहीं है कुरंगी में, इंडस पाकिस्तान के हर कोने में है, बल्कि इंडस को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है एज अ मॉडल। तो मेरे लिए अगर आप हेल्थ केयर की लीडरशिप की बात करें तो डॉक्टर अब्दुल बारी खान, जो कि एक बेहतरीन रोल मॉडल हैं हम सब के लिए इन द हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो उन्होंने जिस तरह इस टारगेट को अचीव किया, उन्होंने हार्ड वर्क और टीम वर्क के साथ उसको अचीव किया। और मैंने पर्सनली देखा था कि जितना अल्लाह ताला ने इंडस को नवाजा, डॉक्टर बारी उतना और हम्बल होते चले गए। और एग्जांपल आपके सामने है कि आज इंडस हॉस्पिटल, एक कुरंगी का हॉस्पिटल, पूरा इंडस हेल्थ नेटवर्क है जो कि इंटरनेशनली नोन है। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं। फिर अगर आप सोशल वर्क में देखें तो अब्दुल सत्तार साहब की एक एग्जांपल है, जिन्होंने अपनी जिंदगी दे दी इस कॉज के लिए। तो हमारे सामने बहुत लीडरशिप्स हैं, लेकिन अगेन एंड अगेन आई वुड फोकस कि जब आप लीडरशिप की बात करते हैं तो आपको खुद एग्जाम्पलरी होना पड़ता है ताकि लोग आपसे इंस्पायर हों और आपको फॉलो करें। दैट्स द ट्रू लीडरशिप। सिर्फ ऑर्डर करके या ऑफिस में बैठ के लीडरशिप नहीं हो सकती। ये मेरा क्लियर मैसेज है अपकमिंग हेल्थ केयर मैनेजर्स को कि बी पार्ट ऑफ द लीडरशिप, जस्ट डोंट डिक्टेट पीपल, बी अमंग देम। दैट इज माय मैसेज। अब थोड़ा सा मैं यूएई के हवाले से बात करूंगा। ये जो इस वक्त पिक्चर में प्रोजेक्शन में आ रहा है, दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट इन यूएई। और ये मैंने जब शुरू किया था तो ये बिल्कुल एक ग्रे स्ट्रक्चर था, एंड विच वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने कमिश्निंग की थी इंडस के लिए 4-5 हॉस्पिटल्स की। मैं कभी भी बिल्कुल ग्रीन फील्ड लेवल पे इन्वॉल्व नहीं हुआ था। सो इट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी वर्किंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम जस्ट 3-4 वीक्स अवे फ्रॉम ओपनिंग इट। सो आई एम वर्किंग एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फॉर दिस हॉस्पिटल। और हमने वो कर लिया टारगेट अचीव। इसके साथ साथ मैंने एक सेंटर दुबई में किया है जो कि पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के बैनर के अंडर था, एंड इट्स कॉल्ड पाकिस्तान मेडिकल सेंटर, एंड इट्स फॉलोइंग द सेम एग्जांपल एज इंडस। और डॉक्टर बारी और इंडस की मैनेजमेंट, दे आर वेल अवेयर ऑफ इट बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ इट। इनफैक्ट डॉक्टर बारी आए थे यहाँ विजिट करने के लिए। तो वो सेंटर भी मैंने कमीशन किया। बट नाउ करंटली आई एम वर्किंग फॉर दारुल कमाल हॉस्पिटल एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। थोड़े से जो चैलेंजेस है मैं शेयर करूंगा, क्योंकि हेल्थ केयर मैनेजर्स हों या डॉक्टर्स हों, कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वो ओवरसीज वर्क करना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड आई वुड से। बिकॉज हम लोग जब भी बाहर जाते हैं अपने मुल्क से, हम लोग अपने मुल्क के एम्बेसडर होते हैं। तो जो भी हम कर रहे होते हैं वो दूसरे देख रहे होते हैं, एंड वी रिप्रेजेंट पाकिस्तान बेसिकली है। सो इसमें जब मैं आया था यहाँ, इंडस का लास्ट प्रोजेक्ट मैं कर रहा था, देन आई गॉट जॉब हियर इन 2017। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली मूव करना पड़ा। और बहुत लोगों ने पूछा कि आप क्यों यानी चले गए छोड़ के, आप इतना वहाँ अच्छा काम कर रहे थे, डायनेमिक। सो द प्रॉब्लम वाज आई हैड सम पर्सनल इश्यूज, माय फैमिली हैड ऑलरेडी मूव्ड, वाइफ एंड किड्स, सो आई हैड टू जॉइन देम। इस तरह डिवाइडेड रहना प्रॉब्लम हो रहा था मेरे लिए। But Alhamdulillah, I think I have achieved what I came for, or so far so good. Things are good. So कुछ challenges थे जो मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को फेस करने पड़ते हैं और जो मैं शेयर करूंगा अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ। वो हैं सबसे पहले, जैसा मैंने मेंशन किया, कल्चरल डाइवर्सिटी। 210 नेशनैलिटीज रहती हैं यूएई में। तो आपकी जो एक्सेप्टेंस होती है कमिंग फ्रॉम अ पाकिस्तानी बैकग्राउंड विद पाकिस्तानी एजुकेशन, सो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि फॉर अदर पीपल टू एक्सेप्ट यू एज पार्ट ऑफ द टीम, एज पार्ट ऑफ द हेल्थ फ्रेटर्निटी, और इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट। बिकॉज थोड़ा सा यहाँ एक प्रीसेट लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ये लोग इस काम के लिए हैं। लाइक इफ यू सी द फिलिपिनोस, मोस्टली वो मार्केटिंग और सेल्स में है यहाँ पे। बट इफ यू सी इंडियन पाकिस्तानी नेशनैलिटी, उसमें बहुत सारे हेल्थ केयर में हैं। लाइक डॉक्टर्स, हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स, दे आर डूइंग प्रीटी वेल हियर।
और मैंने पाकिस्तान एसोसिएशन के साथ काम किया, सो इट्स बीइंग मैनेज्ड बाय ऑल द टॉप डॉक्टर्स, वो सब एज अ वॉलंटियर वर्क करते हैं. सो आई थिंक डॉक्टर्स हियर इन यूएई दे आर डूइंग प्रीटी गुड. नाउ इफ आई कम टू द हेल्थ केयर मैनेजमेंट, तो उसमें लोग कम हैं. हेल्थ केयर मैनेजमेंट पाकिस्तानी मैनेजर्स कम हैं. एक तो रीज़न ये है कि लाइक आई सेड द प्रीसेट नोशन के सिर्फ ये लोग ही कर सकते हैं मैनेजमेंट, विच आई प्रूव रॉन्ग. इट्स नॉट लाइक दैट. अगर आप मेरी फर्स्ट स्लाइड में देखें तो एक्सेप्टेंस में 1.27 मिलियन पाकिस्तानीज हैं जो इस वक्त यूएई में हैं, और 2.75 मिलियन इंडियंस हैं, which is like the biggest representation of expats here, followed by the Filipinos. So वहाँ एडजस्ट करना उसमें और एज अ टीम काम करना, it was a bit of a challenge, but alhamdulillah I made a good team and we are working very fine. दूसरा जो बिगेस्ट चैलेंज होता है बाहर के लोगों को जब वो यहाँ आते हैं, लोकल एक्सपीरियंस. जब आप जॉब के लिए जाते हैं, मे इट बी अ डॉक्टर, और डॉक्टर्स की तो डायनेमिक्स डिफरेंट है. उनको तो इक्विवेलेंस एग्जाम पास करना पड़ता है यहाँ पे, डीएचए या एमओएच करना पड़ता है. बट हेल्थ केयर मैनेजर का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है. आपकी डिग्री जो है वो रिकग्नाइज करते हैं ये लोग, और उसको अटेस्ट होना चाहिए यूएई एम्बेसी से. सो लैक ऑफ लोकल एक्सपीरियंस, जब मैं जॉब्स के लिए गया, और स्पेशली अगर मैं एक सीनियर पोजीशन से इंडस से आया था एंड आई वाज लुकिंग फॉर अ सिमिलर पोजीशन, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि डॉक्टर साहब हैव यू वर्कड हियर इन यूएई बिफोर एंड व्हाट्स योर लोकल एक्सपीरियंस. तो अनफॉर्चुनेटली शुरू में नहीं था. सो इस लिहाज से मेरा ये प्रोजेक्ट मेरे लिए लकी साबित हुआ कि वी स्टार्टेड एज अ ग्रीन फील्ड एंड आई ग्रू अप, आई लर्न विद दिस प्रोजेक्ट एंड आई लर्न अ लॉट, ऑनेस्टली स्पीकिंग. फ्रॉम द यूएई पॉइंट ऑफ व्यू आई लर्न अ लॉट. जो तीसरा चैलेंज था यहाँ पे, एज आई मेंशन इन माय स्लाइड्स, दैट वाज द रेगुलेटरी कंप्लायंसेस. लाइक डीएचए के अपने रूल्स हैं, दुबई के हाद जो कि अब डीओएच है अबू धाबी, उनके डिफरेंट रूल्स हैं. ऑल्दो ऑल ऑफ देम फॉलो जेसीआई एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, बट फिर भी स्टेट टू स्टेट यहाँ पे फर्क है. और हम लोग जो फॉलो करते हैं शारजा में, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन है. So वो बहुत ज़रूरी है. तो I would advise all the people who are planning to move to UAE or elsewhere, they must know about the regulatory compliances, local compliances, in order to jump in this market. और फिर जिस तरह HR के लोग काफ़ी मूव करते हैं पाकिस्तान से यहाँ पे हेल्थ केयर में, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो लेबर लॉज उनको मालूम होने चाहिए कि यहाँ के लोकल लेबर लॉस क्या हैं, और उसका डॉक्यूमेंट है. दे कैन स्टडी एंड दे हैव टू वर्क हार्ड टू एंटर द मार्केट. Okay, now in terms of the strategic management, so what should be the style of the management in healthcare? So like I mentioned, मैंने थोड़ी सी एग्जांपल्स दी थी शुरू में, जिसमें मैंने इस्लामिक हिस्ट्री से भी दी थी, और हेल्थ केयर में as I mentioned Dr. Abdul Bari Khan, I think he's the living example for us, for the healthcare people to follow. So visionary होना चाहिए. You know, day to day हम सब आके काम करते हैं, but we must know what are we trying to achieve in life. हमारा objective क्या है, हमारा target क्या है, हम कहाँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और खुद को कहाँ देखते हैं अगले 5 साल में, अगले 10 साल में. That is very important. Day to day work हर कोई करता है, but for the leaders, they have to prove themselves. They have to have a vision. Like Indus के लिए vision था, और alhamdulillah you can see that Indus is a network now. So वो vision Indus ने achieve किया है. And the leadership should be by inspiring people, because main काम leadership का ये है to motivate people around you, make them work. और पुरानी theories जो हैं honestly, वो dictatorship style, carrot and stick style, वो सब flop हो गई हैं. People don't work from their heart if you just act like a dictator. You have to motivate them from within. उनको अंदर से आप motivate करें कि वो आपके लिए दिल से काम करें. So that is something, you know, a leader should have. फिर दूसरी चीज़ पे मैं आऊँगा, टीम वर्क. टीम वर्क बहुत ही ज़रूरी है, और उस टीम वर्क में स्पेशली अगर मैं यूएई की बात करूँ, जहाँ इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन है, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट नेशनैलिटीज़, डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स. सो यहाँ टीम वर्क बहुत ज़रूरी है कि हाउ टू इंटीग्रेट द होल टीम टू अचीव वन सिंगल ऑब्जेक्टिव. उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लीडर है टॉप पे, उसका अनबायस्ड होना बहुत ज़रूरी है. Don't make any groups, don't support any particular people, you know, that's not good.
बिकॉज जब आप लीडरशिप रोल पे होते हैं तो यू राइज अबव द नॉर्मल लेवल, यू आर एट अ डिफरेंट लेवल। तो उसमें छोटी छोटी बातों को दरगुजर करना चाहिए, उसको आप बिल्कुल इग्नोर करें इफ यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ एज अ ट्रू लीडर। And then in the end, your hard work and honesty. And I'm telling you with my experience कि जब आप किसी भी पोजीशन पे यहाँ पे होते हैं, so people are judging you on daily basis. People are monitoring you, what you are doing, what you are performing. It's not that कि आप जो भी करना चाहें या कर सकते हैं, and it pays off. Your hard work and your honesty is acknowledged in this country, and it pays off. And honestly, irrespective of your nationality or background, it doesn't matter. If you're hardworking, you're honest, you're a leader, you are recognized, you are acknowledged. So this is my word of advice to all the aspiring health managers. ओके, एक जो चीज मैंने यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट देखी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोगों को मालूम होगा कि इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ मिडल ईस्ट, सऊदी या यूएई, यहाँ पे JCI इज अ बिग वर्ड, यू नो द स्टैंडर्ड्स, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड द हॉस्पिटल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी. So how to gauge this quality and how to follow this quality? You have to develop tools, because as they say in JCI, the thing which is not documented is not done. और उसका first experience जो मुझे हुआ था when I worked for Akhan Hospital, they were the only JCI accredited hospital in Karachi, and they were following the tools, especially the documentation, because I worked there mainly in the clinical capacity in emergency department. So documentation had a very crucial role. So I would advise all the upcoming managers to develop tools make the KPIs for your department, use the Gantt charts to show your work, do the audits, internal audits for your department to gauge the performance, data gather करें, data analyze करें, because these are the tools. Because no matter what you do, honestly, in your office and how dynamic you are, unless you present yourself in terms of the documentation, in terms of the evidence, जो कि आजकल कहते हैं पूरी दुनिया में evidence based work होना चाहिए, so it's useless. You cannot prove yourself how dynamic you are unless you have the data in your hand, unless you have the evidence of your work. So this is my advice, that document things. I tell you, this is my general perception, that we as Pakistanis, generally, I'm not talking about in particular, they are excellent people, but in general, we are weak in documentation. We love to work, but we don't like to document. This is the weakness in us. This is my perception. So यहाँ पे जो documentation है वो तो जब when you start a healthcare organization, so you have to have first the Ministry of Health, you have to have the set standards and the policies and procedures, और फिर उसके बाद जब आप 6 महीने साल काम कर लेते हैं तो JCI जॉइंट कमीशन एक्रेडिटेशन आपको करना लाजिम है। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप यहाँ 70 to 80% जो बिजनेस है हेल्थ केयर का वो इंश्योरेंस बेस्ड है, इट्स थ्रू इंश्योरेंस, इट्स नॉट आउट ऑफ पॉकेट। तो जब आप इंश्योरेंस कंपनी से नेगोशिएट करते हैं तो वो देखते हैं कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपकी एक्रेडिटेशंस क्या हैं, लैब की, आपके हॉस्पिटल की, और उस लिहाज से आपको रिइंबर्स करते हैं। सो एवरीबडी ट्राइज टू गेट द JCI एज सून एज पॉसिबल. So have some knowledge, have some awareness for the JCI standards, their protocols. So वो आपको definitely that will be an edge when you apply for a job here. Quality audits, like I have already mentioned, what is not documented is not done. So the audits, time motion studies, how to perform better, your KPIs, your goals, your targets, that should be very clear for the department in particular, and in general for the whole hospital. So that will take you, beyond your capacity if you have the proper mechanism for documentation. So please focus on that. Okay, achieving the objective now, like I mentioned, that gathering the right team is very crucial, because now I'm in the stage अभी मैं team building कर रहा हूँ doctors की, non-clinical staff की. तो अगर आप इस वक्त मेहनत करेंगे, इस वक्त राइट सिलेक्शन करेंगे प्लेयर्स की, सो योर टीम विल परफॉर्म. इफ यू स्टार्ट वीक, यू विल एंड अप वीक. सो दिस इज वेरी क्रूशियल,
and especially for the managers, they should have a vision, they should have the insight. I've been through this process, मैंने किया, और जिससे मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ, स्पेशली जब मैं इंडस हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट्स कर रहा था. I remember the first project I started for Indus was Tayyib Ardagan Hospital in Muzaffargarh, और वहाँ बिगेस्ट टास्क ये थी, बिकॉज वो सेट हॉस्पिटल था, उसमें इक्विपमेंट था, सब कुछ था, सिर्फ उसको फंक्शनल करना था और रिक्रूटमेंट करनी थी. सो मुझे याद है अच्छी तरह कि उस वक्त एक बहुत चैलेंज था, स्पेशली मूविंग फ्रॉम कराची without having a sound knowledge of the dynamics of Muzaffargarh and the population mix and their qualification, credentials. But I think, Alhamdulillah, we selected the best possible team we could at that time. और जो अभी तक मेरी नॉलेज में है, मैं इन टच हूँ कि अभी तक वो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, they are working with excellence. So बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी टीम सही सेलेक्ट करें, और वो बिल्कुल मेरिट पे होनी चाहिए, because if you don't do that, as a leader you will suffer in the end. So it has to be on merit and proper qualification. Okay, meeting expectation, like यहाँ पे जो मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स हैं या जो हेल्थ केयर के है फ्रेटर्निटी, दे आर लाइक प्राइवेट इन्वेस्टर्स. यहाँ ग्रुप्स हैं coming from different countries, and there are big groups here who have invested in the health. Like I'm working for one group, they're based in Sharjah, जो कि बिन कामिल ग्रुप है, और उनका कोर बिजनेस हेल्थ केयर नहीं था. They were mainly in real estate and hotel business. So उनके लिए ये फर्स्ट वेंचर है हेल्थ केयर का. तो उसमें एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, स्पेशली जैसा मैंने आपको बताया था कि कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, उनको पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो वो मेरे थ्रू है कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ, और उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं. दे वांट अस टू परफॉर्म फॉर देयर कंट्री, एंड अल्हम्दुलिल्लाह I'm glad and I'm thankful to Almighty Allah Subhanahu wa Taala कि ये हॉस्पिटल जो किया है मैंने, बिल्कुल it was a great structure when I joined, और आज माशाल्लाह से ऑल कंप्लीट. तो वो एक स्टैम्प लग गई है, यानी मैं रहूँ ना रहूँ यहाँ यूएई में हॉस्पिटल के, एक प्रोजेक्ट हो गया है जो मैंने किया है, और वो इंशाल्लाह रहेगा. और इसी तरह जो मैंने पाकिस्तान सेंटर किया है दुबई में पाकिस्तान एसोसिएशन के लिए, सो इट विल स्टे. सो एक्सपेक्टेशंस यहाँ बहुत हाई होती हैं, और वी हैव टू परफॉर्म, वी हैव टू मीट द एक्सपेक्टेशन, बिकॉज हम इंटरनेशनली कॉम्पीट कर रहे होते हैं अपने काउंटर पार्ट से. एंड फ्यू पीपल दे हैव रियली गुड एक्सपीरियंस एंड गुड SOPs टू परफॉर्म देयर टारगेट्स एंड अचीव देयर टारगेट्स. सो दैट हैज टू बी देयर. फिर उसके बाद मैं कमेंट करूंगा रेडीनेस टू एक्सपेक्ट चेंजेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब मैं यहाँ आया था, और तो मुझे पता था, यानी हम लोग सुनते थे पाकिस्तान में कि if there is a sheikh on top of the project who's the investor, so वो बहुत जल्दी भी चेंजेस आ सकती हैं. वन डे they can ask you something, दूसरे दिन आके वो आपसे बिल्कुल ये एक अलग चीज बोल सकते हैं कि नहीं, इसको ऐसे नहीं, आप ऐसे करें. सो दिस इज बिकॉज हम, जिस तरह मैंने अगर 10-10 साल काम किया है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में या इंडस में, तो थोड़ा एक रीजन तो ये था कि वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ही थे, तो कंसिस्टेंसी थी डिसीजन मेकिंग में. बट फिर भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इवन पाकिस्तान में भी चेंजेस आती हैं, बट यहाँ थोड़ा ज़्यादा आती हैं, बिकॉज यहाँ ऑन टॉप जो होते हैं वो इन्वेस्टर्स होते हैं, या जो कंपनी ओनर्स होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, एंड यू हैव टू justify what you are planning to do, or you have to convince them why do you want to do that. So this is my advice. Whenever you go to your seniors or to the board or to the chairman, then you must have a clear cut knowledge and the explanation for what you are planning to do, because if you go show yourself weak there, वो बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है. तो जो भी आप प्रपोजल लेके जा रहे हैं टॉप मैनेजमेंट के पास, as a leader, as a healthcare manager, just be very clear about it with facts and figures. It is not subjective कि आपने जाके बोल दिया और वो हो गया. It has to be objective. You have to have the reason for that thing. So ये बहुत बड़ा टूल है मैनेजर्स के लिए कि just do your homework,
properly, and then you go to the higher management for any proposal for them to approve. Okay. And then in the end, what you're expected to do, because हर चीज यहाँ, actually the licensing process is very cumbersome and it's lengthy. उसमें बहुत सारे protocols हैं, बहुत सारे standards हैं, you have to meet. It's not like that कि आपने अस्पताल बनाया और आपने खोल दिया और लोग आना शुरू हो गए. यहाँ बहुत सारे compliances हैं which you have to meet, which is for us is the Ministry of Health who's taking care of Sharjah. So यहाँ पे बहुत सारी रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस हैं, लाइक आपको इनिशियल अप्रूवल लेना पड़ता है, देन आपको डॉक्टर्स को लाइसेंस कराना पड़ता है उनका अपने नाम पे, फिर उनकी क्रेडेंशियलिंग है, उनकी लॉग बुक्स हैं, यू नो, सो इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. वो आपको करना पड़ता है. फिर आपको फार्मेसी के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, फिर आपको लैब को देखना पड़ता है कि इवेंचुअली आपको उसकी कैप या जैसे एक्रेडिटेशन करानी है. So it's not very straightforward. It's a tough task, and it takes time. It takes time. It takes your experience and expertise, and it takes a lot of determination and consistency. तो ये मेरी एक word of advice है कि जो आप अपना step wise अपना task complete करें, उसको document करें. You have to be very clear what you intend to do. उसकी justification होनी चाहिए, उसकी financial feasibility होनी चाहिए, because this is a business. इंडस बिल्कुल एक डिफरेंट डायमेंशन है, वहाँ तो कैश काउंटर ही नहीं है. सो जब मैं यहाँ आया था तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कमर्शियल्स इन्वॉल्व थे यहाँ पे, बिकॉज इट्स अ बिजनेस. सो उसको भी देखना पड़ता है, एंड दैट्स वेरी क्रूशियल, बिकॉज आई एम श्योर एज अ हेल्थ केयर मैनेजर यू हैव टू बी फाइनेंशियली साउंड. वो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट ऐसे नहीं कर सकते कि उसकी फिजिबिलिटी ना हो और आप स्टार्ट कर लें, बिकॉज व्हाट विल हैपन, यू विल एंड अप क्लोजिंग इट. And which is I think the biggest setback for any manager if it comes down to closing the business. So be careful what you intend to do. Make your figures and facts right, and then you proceed. So this was the brief presentation for what I've been doing here in UAE, and abhi still there's a lot to achieve, lot to do. But the word of advice and my last word to all the healthcare managers is when they come, please come prepared. Do your homework when you move, because सबसे बड़ा जो पहला शॉक लगता है वो एक तो different culture होता है, different environment होता है. Be prepared for that, so not to get any shock, and then be prepared for anything, because if you're working at a certain level in Pakistan, it's not necessary that you join at a similar level here, because you have to start from a lower level to accommodate yourself in the market, to accommodate yourself in this country. So be prepared and come with an open mind, and inshallah there are other people who are here to help you, to guide you. So do your homework and do the best you can. And this is my word of advice, and all the best to this icon. And Naveed, I'm very thankful to you for arranging this session in this COVID situation, because the world is a different world now. But Alhamdulillah, life goes on, चीज़ें नहीं रुकती हैं, और अल्लाह ताला की blessings रहें तो चीज़ें चलती रहती हैं. तो thank you very much for inviting me, and all the best to all the participants and the guest speakers and the management of Indus Hospital. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Imran. आपने अपने करियर जर्नी और अपनी एक्सपीरियंस के बैकग्राउंड में बहुत अच्छी तरह से हमारे इस मेन टॉपिक को आपने एक्सप्लेन किया, और डेफिनेटली हमारे बहुत सारे कोलीग्स के लिए ये बड़ा बेनिफिट होगा इसको सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Our next topic is role of quality in clinical operations by Mrs. Mona Rashid. She is Manager Quality Assurance and Training at Indus Hospital, Karachi. बेसिकली इस टॉपिक का मकसद ये है कि जो हमारे सर्विसेज मैनेजमेंट है, आमतौर पे हम क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, बहुत ज़्यादा इसका फियर होता है, लेकिन किस तरह से ये हमें सर्विसेज में हेल्प आउट कर सकता है, किस तरह से हमारी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकता है, इस पर्सपेक्टिव में ये प्रेजेंटेशन है. मिसेस मोना राशिद का ब्लेंडेड एक्सपीरियंस है सर्विसेज मैनेजमेंट की साइड भी, और नाउ शी इज़ डूइंग क्वालिटी एश्योरेंस.
So next topic is role of quality in clinical operations by Mrs. Mona Rashid. This is Mona Rashid. I'm working as a manager quality assurance and training in laboratory section. Today, my talk is role of quality in clinical services. Whenever we are talking about the quality, there are so many definitions we can found in a Google network or somewhere. But when we are going to discuss about the quality, what is the quality? The quality of care is the degree to which health services of individuals and population increase the likelihood of desired health outcome. This definition is difficult to understand, or not difficult to understand, difficult to remember. So I am giving you a very small definition which anyone can remember easily, which is fitness for intended use. The quality is fitness for intended use. अगर हम बात करें कि हॉस्पिटल या आपकी जो भी सर्विसेज लाइन है, वो जिस मकसद के लिए बनाई गई हैं, अगर वो उस मकसद को बिल्कुल फुलफिल करती हैं और प्रॉपरली फुलफिल करती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि आपने क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है। फिटनेस फॉर इंटेंडेड यूज, जब वर्ड यूज होता है फिटनेस, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा स्टैंडर्ड मौजूद होता है जिसके मुताबिक आपको काम करना होता है। वो स्टैंडर्ड क्या है, हम आगे अभी बात करेंगे कि मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमें काम करना होता है हॉस्पिटल के सेटअप के अंदर। हमारी एक्सपेक्टेशन जब हम एज अ पेशेंट होते हैं, जब हम जाते हैं हॉस्पिटल, तो हमारी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्या होती है? अगर वो कहते हैं ना कि पहले आप उनको अपने किसी के दूसरे के शूज में अपने कदम रखकर आपको फील करना कि आप उसकी जगह पे खुद खड़े होकर सोचें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो पेशेंट की रिक्वायरमेंट या पेशेंट की एक्सपेक्टेशन उस वक्त तक आपको समझ नहीं आती जब तक आप खुद कहीं पेशेंट नहीं बन जाते। तो जो एक्सपेक्टेशन है किसी पेशेंट की, वो क्या होती है? जब मैं पेशेंट बनती हूँ तो मेरी तो पहली एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे सबसे पहले देखा जाए, मुझे किसी क्यू में ना लगना पड़े, ऐसा सिस्टम हो कि क्यू लगनी ही नहीं पड़े, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट वो टाइम पता हो कि जिस टाइम पे मुझे देखा जाएगा। मैं वेट ही नहीं कर सकती, और तो वेटिंग टाइम मेरा बहुत ही मिनिमल होना चाहिए। सारा स्टाफ मुझे अटेंशन दे, टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए मेरी, और स्टाफ जो है वो सबसे पहले मेरी केयर करे, बजाय ये कि सारे दूसरे पेशेंट्स को देखने के, चूंकि मुझे लग रहा है कि दूसरा पेशेंट बिल्कुल भी इतना बीमार नहीं है जितनी कि मैं बीमार हूँ। मेरे रिजल्ट फौरन ही मुझे मिल जाए जैसे ही मेरा प्रोसीजर हो। अब चाहे वो प्रोसीजर अल्ट्रासाउंड का हो, चाहे एक्सरे का हो, चाहे लेबोरेटरी का हो, या वट एवर इज द प्रोसीजर, तो जैसे ही मेरा प्रोसीजर खत्म होगा मुझे फौरन ही अपने रिजल्ट्स चाहिए ताकि मेरी जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। और मेरी प्राइवेसी सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तमाम फैक्टर हैं जिनकी बेसिस पे हम ये कहते हैं कि बीइंग अ पेशेंट जो है वो हमें ये तमाम चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, यानी ये मेरी डिजायर है। अब इनमें से कहीं पे भी ऐसी कोई डिजायर नहीं है कि उसने आके ये कहा कि मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ और मुझे वहां पे मूवी भी देखनी है, मुझे वहां पे चिट चैट भी करनी है। ये डिजायर तो उसकी है ही नहीं। तो जो ऊपर अगर आप क्वालिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आप ये कहते हैं कि जो डिजायर है उसको उसको वो मिले। तो वो हॉस्पिटल से क्या डिजायर कर रहा है? वो हॉस्पिटल से उसकी अपनी बेस्ट केयर को डिजायर करता है कोई भी पेशेंट। और इसीलिए कहते हैं कि जो फिटनेस फॉर इंटेंडेड यूज अगर आपका हॉस्पिटल होगा तो वो क्वालिटी को मेंटेन कर रहा होगा। हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, आप कैसे डिटरमाइन करते हैं कि XYZ इंस्टीट्यूट जो है मेडिकल सर्विसेज वो सबसे अच्छी है? क्या मार्केट की रेपुटेशन की वजह से हम उसको कह रहे हैं कि उसकी मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन है? बिल्कुल ये फैक्टर है। वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और बहुत कम पैसों में प्रोवाइड कर रहा है, ये भी एक फैक्टर होता है। मेरे लिए अफोर्डेबल है, आसान है दिखाना वहां जाके, ये भी एक फैक्टर है। लेकिन उन सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो एक्रीडेटेड है, वो WHO से एक्रीडेटेड है, वो ISO से एक्रीडेटेड है, सिंध हेल्थ कमीशन वाले उसको रिकग्नाइज करते हैं, वो एक्रीडेटेड करते हैं, या कैप से एक्रीडेटेड है, या कोई भी एक्रीडिटेशन बॉडी से वो एक्रीडेटेड है।
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वो एक्रेडिटेड है तो वो मिनिमल स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है। उसने वो सब कैसे अचीव किया ये भी हम आगे चल के बताते हैं कि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इनमें से किसी भी एक्रेडिटेशन बॉडी को सेटिस्फाई करना, अगर हम उसके मुताबिक काम करेंगे। चैलेंजेस क्या हैं हमारे इस पूरे सिनेरियो में, कि हमें चैलेंजेस आते हैं कि एक्रेडिटेशन कराते वक्त हमें क्या चैलेंजेस आते हैं कि ये हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया है। हम यहाँ काम तो करें लेकिन ये हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है। हमें ये फियर होता है कि ऑडिटर तो पता नहीं क्या करेगा हमारे साथ। ऑडिट का रिस्पॉन्स जो है वो मेरी जॉब नहीं है, मैं ऑडिटर को नहीं जवाब दे, मैं तो अपनी मैनेजमेंट को जवाब दे। क्वालिटी में जो है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो हमारे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अनेबल टू अंडरस्टैंड ऑडिटर क्वेश्चन। अब ऑडिटर क्या पूछ रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ऑडिट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे हॉस्पिटल में जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी नहीं है। हमें यही नहीं पता कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलेगा, तो मुझसे पूछ ही क्यों रहा है ऑडिटर, ये मैं ऑडिट क्यों करवाऊं, मुझे क्या पता ये डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है। मैनेज क्वालिटी डेली बेसिस बहुत डिफिकल्ट जॉब है। कैन नॉट जज बाय फेस एन ऑडिटर के ऑडिट स्मूथ जा रहा है या नहीं जा रहा, मुझे तो पता ही नहीं। ऑडिटर ये जिस तरह का फेस बना रहा है, मुझे लगता तो है कि मैं बहुत अच्छा जा रहा है, या मुझे लगता है बहुत बुरा जा रहा है। क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊंगा, हॉस्पिटल मुझे क्या इस पे जो है वो पनिश करेगा, ये मुझे नहीं पता। मैं स्टाफ को, जब आप मिडिल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो कहता है कि हम अपने स्टाफ को जो है बर्डनाइज नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहा है। आप क्वालिटी एक एक्स्ट्रा वर्क है मेरे लिए कि मैं उनको एक टास्क दूं। अब ये तो हॉस्पिटल की या मैनेजमेंट की विश लिस्ट है जो कभी भी खत्म नहीं होती, या स्टैंडर्ड तो ये फिट फॉर पाकिस्तान है ही नहीं, तो ये हम हमारे लिए तो बनाया ही नहीं गया। तो इस तरह की जब चैलेंजेस हमें ये मोस्टली जब हम एक्रेडिटेशन की तरफ जाते हैं तो ये एक बाउंस बैक होता है, या एक हमारे पास हमारे सिस्टम में जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं वो हमें इस तरह का फीडबैक जब कोई इम्प्लीमेंट करने जा रहा होता है तो इसको फीडबैक इस तरह के मिलते हैं, जो कि हमारी सिस्टम में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्वालिटी, अगर आप सिर्फ लव्स क्वालिटी को देखें तो इस क्वालिटी में से मैंने सिर्फ दो चीजें मिसिंग की हैं, और ये मैं इसको क्वालिटी नहीं पढ़ सकती, ये लव्स क्वालिटी बनता ही नहीं है, और इसका कोई सेंस भी नहीं बनता। अगर इसमें से यू और आई निकाल दिया तो क्वालिटी खुद इटसेल्फ कोई सेंस नहीं है। तो बिना आपके और मेरे क्वालिटी कंप्लीट नहीं होती। यू एंड आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वालिटी। So quality is not a responsibility of quality department or management responsibility. It's a responsibility of mine and yours as well. हमेशा याद रखें कि जो सक्सेस है या फेलियर है वो डिपेंड करता है स्टाफ के ऊपर। कैसे डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा इसके लिए मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी, लेकिन जब हम सक्सेस की या फेलियर की बात करते हैं तो आप जब भी रिवॉर्ड करते हैं तो आप अपने स्टाफ को ही रिवॉर्ड कर रहे होते हैं कि उसकी वजह से पूरा सिस्टम बना जो आपके टीम वर्क है, और उसी की वजह से आपकी फेलियर भी होते हैं अगर वो फुलफिल नहीं करता। तो आपने उसको कैसे डेवलप करना है, उसकी नॉलेज और स्किल्स को डेवलप करना है, यानी आपने उसको पूरी तरह से नॉलेज देनी है कि स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, उसकी स्किल्स को उस लेवल पे लेकर आना है कि वो क्वालिटी केयर कर सके। उसको मोटिवेट करना है। मोटिवेशन के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हर वक्त हर चीज पे उसको थपकी दें, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि उसकी हर ठीक काम के ऊपर आप जाके कोई शाबाश ना दे लेकिन एक गलत काम के ऊपर उसको पेनलाइज करना शुरू कर दे। मोटिवेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और उसके साथ कमिटमेंट। जब आपका स्टाफ मोटिवेट होगा, वो टाइमलाइंस को मीट करेगा और उसकी कमिटमेंट होगी उस क्वालिटी से लेकर, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एक्रेडिटेशन को फेस करना और एक्रेडिटेशन लेना। एक्रेडिटेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसकी बेस पे क्या होता है, एक इंस्टीट्यूट को डिटरमाइन कर सकते करते हैं आप कि ये मिनिमम आपके स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रहा है।
यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। और ये बात आप खुद नहीं कहते, मैं खुद कहती रहूंगी मैं बहुत अच्छा काम करी, बहुत अच्छा काम करी, बहुत अच्छा काम करी, और मुझ जैसा काम कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता। लेकिन उस बात की कोई वर्थ नहीं है अनटिल अनलेस कि कोई थर्ड पार्टी आके मुझे इवेलुएट ना करे और वो ये खुद ना कहे कि हाँ इनके इस पे जो है इनकी ये मिनिमम क्वालिटी को मेंटेन कर रही है और इस पे इनकी जो है एक्रेडिटेशन करना बनती है। नॉन एक्रेडिटेड जब कोई इंस्टीट्यूट होता है तो उसमें आप देखें कि उसमें एक का मुंह इस तरफ और दूसरे का मुंह उस तरफ, मुख्तलिफ ये जो छोटे बबल नजर आ रहे हैं ये डिफरेंट बबल हैं। तो आप ऐसे ही समझेंगे ये डिफरेंट सेक्शंस हैं, हॉस्पिटल के डिफरेंट डिपार्टमेंट है। अब एक डिपार्टमेंट का रुख इस तरफ है, कोई दूसरा दूसरी रुख की तरफ खड़ा है, तीसरा तीसरे रुख की तरफ खड़ा है। हॉस्पिटल की एक्रेडिटेशन या किसी एक इवन आपके जैसे लेबोरेटरी अगर एक पार्ट है, मैं अगर एग्जांपल दूं लेबोरेटरी का, क्योंकि मैं लेबोरेटरी से रेलेवेंट हूं तो मैं आपके पास ज्यादा एग्जांपल दे सकती हूँ। अगर मैं लेबोरेटरी की बात करूं तो अगर मेरे पास उसमें 6 सेक्शन है, तो इम्यूनोलॉजी की शक्ल उस तरफ या मॉलिक्यूलर की शक्ल उस तरफ, हर डिपार्टमेंट इटसेल्फ बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन हर एक का डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। लेकिन जब आप एक्रीडिटेशन लेते हैं तो वो आपका स्टैंडर्ड जो है वो क्या करता है, वो सबकी डायरेक्शन एक टूवर्ड्स सिंगल पॉइंट की तरफ कर देता है, ताकि उनकी डायरेक्शन ठीक कर देता है, उनके काम को स्टैंडर्डाइज कर देता है और सबकी डायरेक्शन को ठीक कर देता है। तो ये डिफरेंस होता है एक एक्रीडेटेड और नॉन एक्रीडेटेड सिस्टम के अंदर। अब अगर हम बात करें कि कॉस्ट जो है, क्वालिटी बहुत महंगी है, मैं हम क्वालिटी अफोर्ड नहीं कर सकते, ये अमूमन, हालांकि वो मैनेजमेंट ने अफोर्ड करनी होती है, वो हमने अफोर्ड नहीं करनी होती, लेकिन उसके बावजूद हम क्योंकि उस मैनेजमेंट का पार्ट है, जो हम क्वालिटी की कॉस्ट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उससे ज्यादा अगर हम अपने सिस्टम को एनालाइज करें, जो पुअर क्वालिटी की कॉस्ट है वो उस क्वालिटी की कॉस्ट से बहुत ज्यादा है। तो हम इसको थोड़ा सा, मैं सिर्फ एग्जांपल्स दूंगी कि पुअर क्वालिटी की कॉस्ट के एग्जांपल्स क्या होते हैं। इंटरनल फेलियर अगर हो जाए, एक्सपायर, उसकी कॉस्ट आपके ऊपर, आपके सिस्टम पे कैसे आती है। एक्सपायर मेडिकेशन की सूरत में, इन्वेंट्री की सूरत में, ज्यादा इन्वेंट्री मंगा ली, इक्विपमेंट डाउन टाइम, आपने इक्विपमेंट को कैलिब्रेट नहीं किया ऑन टाइम पे और वो डाउन हो गया, मेंटेन नहीं किया। इसी तरह से स्क्रैप्ड मटेरियल यूज हो गया, अनयूज्ड कैपेसिटी इटसेल्फ अ कॉस्ट, यानी आपने अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर ली और उसमें टेस्टिंग नहीं हो रही। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीन सीक्वेंसिंग की बात करूं कि हमने एक बहुत अच्छा सा डिपार्टमेंट जीन सीक्वेंसिंग का जो है वो मैनेज कर लिया, डेवलप कर लिया, और वहां पे पूरे महीने में एक सैंपल आया, तो क्या मैं उसकी कॉस्ट, वो पूरी की पूरी जो सिस्टम को चलाने पे कॉस्ट लग रही है, उस एक टेस्ट से पूरी नहीं होगी। तो अनयूज्ड कैपेसिटी इज ऑल्सो अ कॉस्ट फॉर इंटरनल फेलियर। एक्सेसिव ओवर टाइम देना पड़ता है आपको स्टाफ को, रिपेयर और रीवर्क जो है वो आपका सबसे बड़ा हैसल होता है। कि मैंने एक गलत टैग लगा दिया, पेशेंट का रिस्ट बैंड ही बदल दिया, तो आप सोचेंगे आपने उसकी हर चीज पे कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। आप उसका ब्लड सैंपल ले चुके हैं, आप उसका एक्सरे कर चुके हैं, लेकिन आपने टैग ही गलत कर दिया पेशेंट को। जब आपको ये डायग्नोस हुआ, जब ये आपको पता चला कि ये हुआ, तो आपने हर सिरे से फिर दोबारा से सारी चीजें की, और वो एक इटसेल्फ एक हैसर है और पेशेंट की ट्रीटमेंट को भी डिले हो गया उसमें। फिर इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट, जो डिसअपॉइंटमेंट है एम्प्लॉय की, वो भी बहुत बढ़ जाती है। इसी तरह से एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में आपका जाता है, रॉन्ग डायग्नोसिस हो गई, डिले इन ट्रीटमेंट हो गया, रॉन्ग ट्रीटमेंट है, अननेसेसरी एग्जामिनेशन है, रॉन्ग साइड सर्जरी कर लिया आपने, मेडिकेशन एरर हो गया, प्रोलॉन्ग आपके हॉस्पिटल स्टे हो जाते हैं, हैंडलिंग करना कंप्लेन की, और फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना, और इन्वेस्टिगेशन में बहुत टाइम लगता है, रूट कॉज एनालिसिस करना, उसके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन लेना, ये सब बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। फिर और अगर आपने ऐसी कोई मिस्टेक कर दी जिससे पेशेंट की जान चली गई, तो आपके ऊपर लॉ भी एप्लीकेबल हो जाता है, तो कोर्ट को भी फेस करना। उसके मुकाबले में अगर आप देखें क्या गुड क्वालिटी की कॉस्ट क्या है, बहुत ही सिंपल कॉस्ट है कि अप्रेजल कॉस्ट होती है और प्रिवेंशन कॉस्ट होती है। अप्रेजल कॉस्ट में आपके इंटरनल ऑडिट्स आ जाते हैं, जो आपके इंटरनली ऑडिटर मौजूद है वो कर लेते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन आ जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू आ जाता है, टेस्ट इक्विपमेंट कैलिब्रेशन आ जाती है, विच इज कॉस्टली बट मैनेजेबल, वैलिडेशन वेरिफिकेशन आ जाती है, डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस आ जाती है, प्रोसेस कैपेसिटी बिल्डिंग आ जाती है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे आ जाते हैं।
इसी तरह से अप्रेजल प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर आपके जो एग्जांपल्स हैं वो क्वालिटी प्लानिंग है, वर्क सिस्टम डिजाइन आ जाते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल आ जाते हैं, एरर प्रूफिंग आ जाती है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट आ जाती है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आ जाती है, और स्टैंडर्डाइज वर्क आ जाता है। इसको मैंने रेड में इसलिए हाईलाइट किया है, अभी हम स्टैंडर्ड्स पे बात करेंगे। प्रोएक्टिव रिस्क असेसमेंट हम लोग कर लें तो भी हमारी बहुत सारी प्रिवेंट हो जाती है कॉस्ट। इसी तरह से पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम्स भी हमें प्रिवेंट करते हैं बहुत सारे फेलियर से। ऑडिटर, ऑडिट से पहले एक वर्ड है ऑडिटर, जिसका कि हमें फियर ही बहुत होता है। इसका इतना ज्यादा फियर होता है कि ऑडिटर जो है वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि दुनिया से अनोखी मखलूक है। बिलीव मी, एलियन नहीं है ऑडिटर। ऑडिटर भी मेरे और आपकी तरह एक ह्यूमन है। तो इस उनको इंसान ही समझे, वो आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछने वाले जो आपको पता ना हो। तो ऑडिटर को भी वो सब कुछ पता होता है जो आपको पता होता है। इसी तरह से जब हम ऑडिट का वर्ड सुनते हैं तो ऑडिट तो बहुत ही आसान चीज है, ये एक ओपन बुक एग्जाम की तरह है बिल्कुल। ऑडिट हमेशा किसी ना किसी स्टैंडर्ड्स के, क्लॉजेस के अगेंस्ट होता है। तो जब आप बात करें ऑडिट की, तो ये तो ओपन बुक एग्जाम है। आपको पता है कि आपके स्टैंडर्ड्स क्या है, सिर्फ उन क्लॉजेस को समझना है और उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। उसमें सबसे मेजर पार्ट आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की डिफरेंट हिस्से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी, सबसे पहले पॉलिसी होती है जो आपको फ्रेमवर्क देती है कि आपने करना क्या है, कैसे करना है। वो आपका प्रोसेस के अंदर हाउ इट हैपन प्रोसेस में डिफाइन होता है, और हाउ टू डू इट ये आप अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंदर लिख रहे होते हैं। और जब जो आप करते हैं, जो आपने अपने प्रोसीजर में लिखा है, उसका एविडेंस होता है आपके रिकॉर्ड्स, आपके फॉर्म, लॉग शीट। आप यकीन करें कि इससे हटकर ऑडिटर आपसे कुछ भी नहीं मांगेगा। जो हायरार्की ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है कि पॉलिसीज आपकी बेस होती हैं, प्रोसेसेस आपके स्टैम्प होता है, और आपके जो प्रोसीजर्स होते हैं वो उसकी ब्रांचेस होती हैं, जस्ट लाइक अ ट्री। तो फिर आप तैयार हैं कि आपने एक्रेडिटेशन की तरफ जाना है। जब अगर आप एक्रेडिटेशन की तरफ जा रहे हैं तो आप सबसे पहले अपना होमवर्क करेंगे। अच्छा, होमवर्क करने के लिए आपको क्या जरूरत है कि आपको अनस्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड और रिक्वायरमेंट ये आपको पता होना चाहिए। जब आप बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, आप जब स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर एक वर्ड आता है डॉक्यूमेंटेड। वर्ड आएगा डॉक्यूमेंटेड। दे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर। जब भी ये लिखा होगा रिटन पॉलिसी, डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन, वर्ड डॉक्यूमेंट जहां पे आएगा वो आपसे सिर्फ डॉक्यूमेंट देखेंगे, उसके एविडेंसेस मांगेंगे। उनको कागजी कार्रवाई जिसे कहते हैं ना, उसको एविडेंस के तौर पे वो चाहिए होगी। जब भी कहीं आएगा ऑब्जर्वेशन, अगर वो फैसिलिटी में कि उन्होंने फिजिकल फैसिलिटी को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन की बात आएगी, तो आपको उठ के फिजिकल फैसिलिटी को ऑब्जर्व करेंगे और वॉक करके देखेंगे क्या आपने उन तमाम चीजों को फॉलो किया है या नहीं किया जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा है। जहां वर्ड मॉनिटर यूज होगा, ये मैं उसकी बात करी, जैसे सिंध हेल्थ कमीशन के आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसमें भी ये तमाम चीजें लिखी होंगी। जब वो मॉनिटरिंग कहेंगे कि इसको मॉनिटर किया है या नहीं किया, तो वो आपसे लॉग्स मांगेंगे। वो आपसे इलेक्ट्रॉनिक, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा हो, चाहे आपका केपीआई का डाटा हो, वो आपसे मॉनिटरिंग टूल्स आपने जो भी यूज किए होंगे वो उसका एविडेंस मांगेंगे, उस मॉनिटरिंग का रिकॉर्ड देखेंगे। फिर अगर मॉनिटरिंग में आपने जो अपना स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है उस पे उसको उस तक आप नहीं पहुंच पा रहे, तो आप क्या करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं, क्या प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं, क्या आप उस स्टैंडर्ड को मीट कर सके, वो इसके एविडेंस मांगेंगे। अगर आपके पास ये तमाम चीजें हैं, ये पूरी रिक्वायरमेंट है, तो आप रेडी हैं बिल्कुल ऑडिट करने के लिए। तो ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है कि आपको ऑडिट का फियर हो। आप बिलीव करें, आप ऑडिट का स्टैंडर्ड उठाएं, अपनी गैप एनालिसिस खुद करें। आप स्टैंडर्ड उठाएं, अपना गैप एनालिसिस करें। गैप एनालिसिस कैसे करते हैं? आप एक पूरा सेंटेंस पढ़ें कि वो मांग क्या रहे हैं, फिर अपने सिस्टम में देखें कि वो चीज मौजूद है या नहीं है। वो चीज मौजूद है, वेल एंड गुड। मौजूद नहीं है, आप उसको डेवलप करें, डॉक्यूमेंट डेवलप करें, इम्प्लीमेंट करें, उसकी रिकॉर्ड्स मेंटेन करें, और आप रेडी हैं बिल्कुल। अ, बहुत आसान है इसको करना, लेकिन आपको पहला स्टेप उठाना मुश्किल है, यानी आपको स्टैंडर्ड को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा हमें वो एलियन लैंग्वेज लगती है, लेकिन वो एलियन लैंग्वेज नहीं है, वो बहुत इजी लैंग्वेज है।
आफ्टर एक्रेडिटेशन आपने करना क्या, आपने सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है और हमेशा फॉलो करना है। सिर्फ ऑडिट से पहले नहीं करना कि ऑडिट आने वाला है तो मैं जल्दी जल्दी देख लूं कि ये तमाम चीजें मौजूद है, इट्स ओके, या ओहो अब तो मेरा तो काम था टेम्परेचर मॉनिटरिंग करना डेली बेसिस पे, अब महीने के एंड में मुझे पता चला है चार्ट पूरा खाली है, या ऑडिट आने वाला है तो पिछले कई महीनों से तो मेरे चार्ट भी फिल नहीं हुए, और फिर आप उसको बैठ के उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिल कर रहे हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, ये क्वालिटी मेंटेन नहीं है। आपने हमेशा अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है और उसकी रिक्वायरमेंट को ऑल द टाइम फुलफिल करना है। हर दिन ये सोचें कि आज आपका ऑडिट होने वाला है। जब आप ये सोचेंगे तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आपको प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं है ऑडिट की, क्योंकि आप हमेशा जो है वो सेम रिक्वायरमेंट फॉलो कर रहे हैं जो कि आपके स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, या एक किसी पेशेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसको आपने कमिट किया है इस हॉस्पिटल में काम करते वक्त, आपको वो फुलफिल करना है। तो ये एक बहुत ही सिंपल वे में आप एक्रेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं। इंतहाई आसान काम है एक्रेडिटेशन को लेना, क्यों, लेकिन पूरे सिस्टम में अगर आप अपने स्टाफ को मोटिवेट कर दें तो आप यकीन करिए सबसे आसान काम, सबसे मुश्किल काम उनको मोटिवेशन की तरफ लेकर आना। वो मोटिवेट इसलिए नहीं होते क्योंकि उनकी बेसिक नॉलेज नहीं होती। जब आप उनको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करना शुरू करते हैं तो ये एक दिन का काम नहीं होता, आपको मल्टीपल टाइम उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, उनकी स्किल्स उस पर डेवलप करनी होती हैं। जब आप ये चीज कर देते हैं तो स्टाफ ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाता है कि हमें तो सब कुछ आता है, हम सब काम करते हैं, तो एक्रेडिटेशन इज नॉट अ बिग डील। और जब वो ये कर लेते हैं, एक बार जब वो अचीव कर लेते हैं तो आप यकीन करें उनकी मोटिवेशन लेवल जो है वो बहुत हाई हो जाता है, और जब वो हाई हो जाता है तो वो बहुत आसानी के साथ जो है उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हैं और अगले ऑडिट के लिए भी तैयार रहते हैं हमेशा। और मल्टीपल टाइम पे फिर मॉनिटरिंग टूल आपका होना चाहिए कि टाइम टू टाइम एक अपना खुद ही सेल्फ असेसमेंट करते रहें, ताकि अगर कहीं कोई गैप आ गया है तो आप उसको फुलफिल कर लें। थैंक यू सो मच। और अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू मुस्मोना। आई होप कि आपकी इस प्रेजेंटेशन से हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स का जो फेयर है टुवर्ड्स सर्टिफिकेशन, एक्रेडिटेशन एंड ऑडिट वो काफ़ी कम हुआ होगा। वैसे आपस की बात है दोस्तों, अब तो हमें इसके साथ ही आगे बढ़ना है हमारी इस प्रोफेशनल पर्सनल ग्रोथ के लिए। सर्टिफिकेशन और ये सारे ऑडिट्स वगैरह बहुत अब नेसेसरी हो गए। डॉक्टर इमरान ने तो एक ओवरसीज़ के पर्सपेक्टिव में बात की, लेकिन आई थिंक अगर हम लोकल अब सिनेरियो की बात करें तो यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप लोग थ्रू प्राइवेट चैट अपने जो भी स्पीकर्स हैं उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सब अवेलेबल है और आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दिस इज स्ट्रेटजी फॉर इमर्जिंग हेल्थ केयर चैलेंजेस। इसमें आप एक डिफरेंट एक्सपीरियंस को शेयर किया जा रहा है फ्रॉम इंडस हॉस्पिटल। Assalamualaikum. I would like to thank you and welcome you all for attending this interactive session of ICON 2022. I am Naveed Ahmed, Head and Senior Manager of Clinical Services Management, CSM Department of Indus Hospital. इसका ड्यूरेशन क्या है? Today, our team of CSM will talk about strategy of emerging healthcare challenges. Specifically, we will share about our experience about the COVID. We all know COVID has been changed the entire world, but somehow it is a great learning opportunity for healthcare as well. We can see the world has been changed, but very closer now. People are more knowledgeable and aware, and there are opportunities to transform the healthcare system, not only the healthcare facilities we are working, the overall healthcare system can be changed. The Indus Hospital is among fewer who responded earlier to the pandemic in Pakistan. इसको मैं यूं भी कहता हूं कि पाकिस्तान में कोविड का चांद नजर आने के फौरन बाद जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, इंडस हॉस्पिटल उनमें से एक है. So today we are sharing our experience in few major clinical areas, how we dealt the situation and normalize our services. I would like to invite Imran
is dealing with the emergency department of Indus Hospital. Over to Imran. Assalamu alaikum. Thank you very much. My name is Imran Jamal, serving as a Deputy Manager Clinical Services Management and looking after the Department of Emergency Medicine. As you all know, the Emergency Medicine Department is the most stressful and the critical area of any hospital. Despite the fact the department is busy in saving life and dealing with the patients, which are coming in huge numbers. Normally, the emergency department is the place where patient comes with different level of pain and agony, with emotionally disturbed attendants, and it works day and night. This is the norms of the emergency department. Last year, it happened like a pandemic arrived during this normal course, COVID-19. And at Indus Hospital Health Network, the emergency department, we have been able to review around 60,000 patients of COVID, specifically of COVID-19. What happened next? It resulted in overcrowding and chaos, and the department was filled up with the number of patients with limited resources. The resources were short. We have a shortage of resources, along with there was a huge crunch in the demand and supply. At that particular point in time, the clinical services management and the clinical physician management has to, the two think tanks of the institute has to sit together to create a strategy to deal with all those matters. It was like to deal the patient in a comfort way, giving a quality care, the timeliness of the management, availability of the ambulances services, because all over the city, all over the country, it was a chaos. Referring patient to the quality setups, having a proper communication mode, efficiency. It includes all the hospital demands like financial things, like what about the cost? The cost was at the higher side. Clinical management, the 24-hour staffing facilities, call the different physicians, and everyone was like on calls, on the toes. It also opened the avenues of the research and education. So these were the things that the perspective of the patient demand and the hospital demand, and we need to handle that overcrowding in a positive manner. As this picture shows you, the traffic wardens have been controlling the traffic. If they are not there, that would be a chaos and that would be a jam pack. The same thing happened within the emergency department. Now, what we planned to filter out the patient, we set up a screening counter that was at the entrance of the emergency department, where the physicians and the nursing were having the initial assessment of the patient. An isolation area of the suspected COVID patients was developed into the emergency department. Emergency department was divided into two portions. That was one was the respiratory and the other was non-respiratory area. Conversion of see and treat area, that is our fast track clinic, in which in the normal zone we we reviewed the low acuity patients over there. But at that time we converted that area into a low acuity respiratory area. Capacity enhancement to hold COVID patients for long periods, because the length of stays were long. They had a lengthy stays at the emergency department. Like the patient were used to stay for around 24 and it lasts up to 72 hours, 96 hours. And we introduced the invasive and non-invasive ventilation in the emergency department at that time, because these happenings were, these are not normal happenings. Due to the longer stays, we need to treat the patient. The patient were having severe respiratory issues, so we need invasive and non-invasive ventilation at that point of time. We also offered a hemodialysis set provision for the COVID positive patient. Those patients who are COVID positive, we created a space for the dialysis of those, and we created a group with all the other hospitals citywide, liaising with the hospital for the safe referral of the patient. These were the things that we planned, and Alhamdulillah, we successfully completed our batch. It was really a blessing in disguise that COVID, that resulted in new learnings.
a great knowledge base, capacity development. It resulted in research and development as well. And the most important thing, now we are in a position that we can deal any sort of disaster at any point in time. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you, Imran. Okay, I will be sharing my part. I'm Dr. Noreen Irfan, looking after clinical area that is inpatient and daycare. Okay, inpatient daycare services, as we all know, that they are around the clock, covering both electives and emergency patients. During pandemic, elective services for inpatient and daycare were changed as per need and demand of the time. What really happened in area-wise, I will tell that in inpatients, admissions through ER were only done. No elective patients were taken. Daycare was catering only IV medications and transfusion services. Occupancy rate were dropped down to less than 50%. Now, how we did it? An inpatient area was identified and converted into COVID isolation area. Suspected patients of inpatient area were shifted to COVID an isolation bay on each floor was developed for the patients who were getting symptoms within their admission period. All elective procedures were postponed. Only emergency surgeries with SOPs were done. Every patient coming in hospital for clinics, emergency, daycare, and inpatient admissions, all were screened with proper guidelines. Telemedicine clinics for follow-up patients were done. Managing safe care at home through opening helplines for most of the clinical departments was also developed. Now, how we planned. There was initially a strategic planning that how we will be dealing our normal services and the COVID together. So a separate isolation bay was developed, which will be catering our inpatient and daycare. Daycare was giving services to all dialysis patients who were COVID positive, chemo patients, COVID positive, and antibiotics, IV transfusion to all COVID positive patients. Now, compliance of PP comes. Strictly monitoring of PP among the staff and the attendants were done. And in this, security has played a great part in it. COVID testing and screening. Now, admissions who were being planned for elective procedures or surgeries, they were pre-testing for those patients. Screening protocols and guidelines were made for all daycare procedures. Now, my last slide is telling the admission trends in 2019 when there was no COVID, then 2020 when we were in COVID and dealing with it, and 21 when we have planned and overcome the COVID and started our normal services. So this what we achieved in the September, that we are a little bit above what we were in 2019. So hopefully we have done and we will be doing, inshallah, better. Now I will request Dr. Shahnawaz to continue with his services. Assalamu alaikum. My name is Dr. Shahnawaz. I am the Deputy Manager in Clinical Services Management, looking after the Radiology Department at the Indus Hospital. अच्छा, मैं बात करूँगा डिपार्टमेंट की. जैसे ही कोविड आया तो ऑब्वियसली ईआर के ऊपर और ओपीडी के ऊपर और इनपेशेंट के ऊपर तीनों एरियाज में ठीक ठाक बर्डन बढ़ गया था. तो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो रेडियोलॉजी सर्विसेज से पड़ा, हम उसके बारे में बात करेंगे और फिर जो कुछ हुआ, जो कुछ हमने किया और फिर हमने जो चीज़ें प्लान आउट की, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. तो इनिशियली हुआ ये था कि कोविड आया, हर कोई परेशान था, आवाम में और हॉस्पिटल में, हेल्थ केयर वर्कर्स में भी काफ़ी पैनिक, स्ट्रेस और फियर था कि कैसे पेशेंट्स को डील करना है, कैसे इस वबा से हम अपने आप को बचा सकते हैं. तो बहुत अनसर्टनिटी थी, कोई हमारे पास प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं थी. जो चीज़ें हमें WHO की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की से आ रही थी, तो हम कोशिश कर रहे थे कि उन पे जल्द अज जल्द अमल किया जाए. क्योंकि रेस्पिरेटरी डिजीज़ थी तो एक्सरे और CT स्कैन की सर्विसेज पे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आया था, और फॉर बोथ पर्पसेस, फॉर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक बोथ. तो
उसके साथ साथ हमें ये भी इंश्योर करना था कि कोई भी ऐसी सर्विस हम ना बंद करें जिसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। तो ये 3 चीज़ें हैं, बिहेवियर आवाम के अंदर और हेल्थ केयर वर्कर्स के अंदर जो एक्सपोनेंशियल राइज इन वॉल्यूम्स हुई थी उनको डील किया, और सर्विस डिलीवरी की कंटिन्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो स्टाफ सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। उसमें बहुत ज़रूरी था कि हम अपने स्टाफ को इंश्योर करें कि पीपीई कंप्लायंस 100% हो, और उसके साथ साथ डिसइंफेक्शन की कंप्लायंस भी 100% हो। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट ने हमें गाइडलाइंस देते रहे वो कि इक्विपमेंट की डिसइंफेक्शन कैसे करनी है, कहा कैसे हम इंश्योर करें कि पीपीई कंप्लायंस बेहतर हो। उसके बाद हमने प्रोटोकॉल्स बनाए, गाइडलाइंस बनाई उन्हीं उन्हीं चीज़ों को लेके कि हम अपने इदारे में, अपने डिपार्टमेंट्स में उन स्टैंडर्ड्स को कैसे अमेंड करके इम्प्लीमेंट कर सकें ताकि स्टाफ सेफ्टी जो है वो इंश्योर्ड रहे हर वक्त। उसके बाद सबसे जो मेजर हमारा टास्क था वो था पेशेंट फ्लो और क्राउड मैनेजमेंट। इंडस बीइंग अ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइडर, तो everyone can expect कि जो मैसिव लोड ऑफ पेशेंट्स जो आता है उसको हम सब पेशेंट्स को एक जगह पे नहीं रख सकते थे, इवन अटेंडेंट्स को भी, स्टाफ को भी और पेशेंट्स को भी। तो हमने फ्लो बनाए, हमने सर्विसेज एक्सटेंड की, हमने इनसाइड द बिल्डिंग लिमिटेड पेशेंट्स को और अटेंडेंट्स को रखने की कोशिश की, बाहर खुले में कोशिश की ज़्यादा जो लोग हैं वो वहीं पे इंतज़ार करें। ये सब करने के बाद जो हमने चीज़ें प्लान की फॉर द फ्यूचर, वो ये था कि हमने एसओपीज डेवलप कर ली थी पेशेंट वाइज एंड एरिया वाइज, जिसकी वजह से जो प्रोसेस फ्लोज थे वो काफ़ी बेहतर हो गए। हमने ये भी एसओपीज बनाई कि आइसोलेशन यूनिट्स में ख़ास तौर पे किस तरह हम रिस्पांस टाइम को कम से कम रखें फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट एंड द स्टाफ बोथ एट द सेम टाइम। Adaptation to the changes that occurred during this time was very important. इस चीज़ को अडॉप्ट करना और इस चीज़ को एक नॉर्म की तरह समझना बहुत ज़रूरी था, ना सिर्फ अस्पताल के अंदर बल्कि बाहर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी। तो वो अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी थी, उस पर भी काफ़ी काम हुआ। जब मैंने बात की थी स्ट्रेचिंग ऑफ सर्विसेज की, सर्विस टाइम्स की, तो बेसिकली हमारा फोकस ये था कि हम 9 to 5 कोई भी सर्विस ना रखें, हम उसको एटलीस्ट 12 आवर्स या 14 आवर्स तक ले जाएं, स्ट्रेच आउट करें, ताकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कम से कम लोग इस एक एरिया में मौजूद रहें, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो पेशेंट्स हों या अटेंडेंट्स हों। उसके अलावा जो आइसोलेशन यूनिट सेट हुआ, we planned that the isolation unit should have its own dedicated equipment, not only related to radiology लेकिन अदर रेडियोलॉजी भी उसका होना चाहिए, ताकि फिर वो चीज़ वहीं के वहीं अंदर रहे और वो कहीं और एरिया में ट्रांसफ़र ना हो, जिसकी वजह से commute of the disease can be possible. So these were the few things that we did during the COVID period, and I hope कि आप सबको इससे फायदा हुआ होगा। Now I would like to call Naveed Ahmed to close this presentation. Thank you. थैंक यू डॉक्टर शाहनवाज। अच्छा, इस पेंडेमिक से हमने क्या सीखा? ये तो कुछ एक्सपीरियंस थे कुछ मेजर क्लिनिकल एरियाज के, वैसे तो सारी क्लिनिकल सर्विसेज हैं, लेकिन कुछ एरिया का एक्सपीरियंस हमने आपके साथ शेयर किया। आई थिंक पहला जो लेसन था जो हम सब ने सीखा वो कि आपने घबराना नहीं है, और आखिर में तो हमने यही सब सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह आप घबराहट से बाहर निकल आके हम सब ने ही ओवरऑल जितनी भी कराची में पाकिस्तान में हेल्थ केयर सर्विसेज उनको नॉर्मलाइज कर दिया। बट एज ए क्लिनिकल सर्विसेज मैनेजमेंट इंडस हॉस्पिटल, what we learned with our experience, strategic planning within the healthcare facility. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब है कि हम साइलोज में कोई एक डिपार्टमेंट अकेले प्लान करके किसी सर्विस को नहीं लेके चल सकता, हमें सबको मिल के प्लान करना पड़ता है, स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना पड़ेगा किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने ऐसे ही किया कि जो भी मेजर क्लिनिकल एरियाज से ओवरऑल सर्विसेज को के साथ मिलकर हमने प्लानिंग की और इफेक्टिवली हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को नॉर्मलाइज करते चले गए। एंड सेकेंडली जो एक बहुत अच्छी चीज़ थी, वी लर्न
with each other experiences. जो आपने देखा कि जिस तरह का collaboration और coordination इस पेंडेमिक में बना among all private and public healthcare services, वो इससे पहले नहीं था. अल्लाह करे ये replicate हो जाए तो it would be a very great opportunity for us, for human being, for people of Pakistan, कि वो भी इंशाल्लाह अच्छी और healthcare services से फ़ायदा उठा सकेंगे. Adapt the challenges as norm. जैसे मैंने कहा कि आपने घबराना नहीं है. अब जो भी सिचुएशन आए हमें उसके साथ ही लेके चलना है, उसके साथ ही जिंदा रहना है. अब जो है कोविड हमारी ज़िंदगी का पार्ट है, मुख्तलिफ इसकी शक्लें आती रहेंगी, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है आज हम पहले से बहुत बेहतर हैं और इसकी वजह ये भी है कि हमने इसको सीरियस लिया, इसको अच्छी तरह से मैनेज किया. तो अब ये पार्ट ऑफ द लाइफ की तरह से है. इनोवेशन विद इन द रिसोर्सेज, जो इनोवेशन हमने की इस पेंडेमिक से, मेरा ख्याल है पहले उसकी मिसाल नहीं मिलती. हम सब ने, हर किसी ने अपने अपने क्लिनिकल एरियाज में, अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी में इनोवेशन के साथ चीज़ों को मैनेज किया. तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरी की तरफ और नॉर्मलाइजेशन की तरफ हैं. मेक इफेक्टिव प्लान विदाउट बीइंग पैनिक. सिचुएशन तो बहुत ही खौफनाक थी, लेकिन सबने अच्छी तरह से प्लान किया, हमने भी किया. और यही अब है कि अब आइंदा भी ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है, अब तो तैयार रहना है. जो जिस तरह की हमें चीज़ें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं एक्सपर्ट से, तो हमें जब भी प्लानिंग करनी है बगैर किसी फियर के करनी है. और जैसे कि मैंने पहले कहा कि नॉट ओनली वी कैन इम्प्रूव आवर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, द ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड. जो कोलैबोरेशन, जो आपस में एक दूसरे के साथ हमारा एक कांटेक्ट डेवलप हुआ, बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल, नॉट ओनली क्लिनिकल साइड पे, नॉन क्लिनिकल साइड पे, हेल्थ केयर मैनेजमेंट साइड पे, तो वो मेरा ख्याल है वो अमेजिंग था. इसकी मिसाल इससे पहले नहीं है. तो आई विश कि हम इसको कंटिन्यू करें और अपने ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम में कोई बहुत बड़ी चेंज लेके आए. तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस. ये हमारी तरफ से एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस था, एक ओवरव्यू था किस तरह से हमने डील किया कोविड को. End of the session will be available for any question and answer. Thank you so much for your attention and attending this session. Thank you. जी दोस्तों, तो ये एक जॉइंट प्रेजेंटेशन थी. हमने इस ऑनलाइन सेशन का फ़ायदा उठाते हुए ये मुख्तलिफ सर्विसेज को एक ही प्रेजेंटेशन में ब्लेंड करके आपके साथ शेयर किया. ये इंडस हॉस्पिटल की कुछ सर्विसेज का एक्सपीरियंस था जो हमारे कोलीग्स ने अपनी सर्विसेज को किस तरह से मैनेज किया, नॉर्मलाइज किया, वो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया. नेक्स्ट स्पीकर हमारे मिस्टर सुहेल जिंदानी हैं. सुहेल, आर यू हेयर? ओके. अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो कोविड सभी को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है. सुहेल का भी मुझे मैसेज आया है कि ही इज सफरिंग विद बैड फ्लू. आई विश के ही गेट वेल सून और यहाँ हमारे साथ ज्वाइन भी कर लें, क्योंकि जो टॉपिक हमने आज सिलेक्ट किया था दैट वाज सुहेल उसको कहते हैं इनर मैनेजमेंट. ये बेसिकली जो स्ट्रेस होता है, वैसे तो हेल्थ केयर स्टाफ के हवाले से हमेशा स्ट्रेस को रिलेट किया जाता है, लेकिन हम सर्विसेज मैनेजर्स के लिए भी जो स्ट्रेस की सिचुएशन होती है, और जो इस कॉन्फ्रेंस की थीम है बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, मेरा ख्याल है इसको हमसे ज़्यादा कौन बेहतर समझ सकता है कि हमारी ड्यूटी तो कभी ओवर ही नहीं हो रही होती. आई थिंक 24/7 अवेलेबिलिटी हमसे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता. खैर, आई होप के सुहेल भी हमें ज्वाइन कर लेंगे, तो उनकी बातें सुनना, उनसे बात करना बड़ा एक रिफ्रेशर होता है और बड़ा वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, जो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. मीनवाइल ये कहते हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक है हॉस्पिटल सर्विसेज लीडरशिप, उस पे आपके और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके व्यूज़ लेते हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो अपने माइक्स और कैमरास ऑन कर लें, तो हमें यहाँ व्यू जाएंगे और उनकी आवाज़ भी हम सुन सकेंगे. और तो फिर हम आप सबके व्यूज़ लेते हैं और इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट. थोड़ा सा मैं इसको एक बेसिक में इसके बेसिस डेवलप करूं कि ये टॉपिक हमने क्यों चूज़ किया. फ्रेंड, जैसे कि हम देखते हैं कि जो हम सर्विसेज मैनेजमेंट के लोग हैं, यूजुअली हमारा रोल सपोर्टिव होता है.
लेकिन अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत इनोवेशन है, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, जिसकी बेसिस पे आप अपना रोल सर्विसेज सपोर्ट सर्विसेज से निकाल के लीडरशिप की तरफ भी ले जा सकते हैं। सर्टिफिकेशन, एक्रेडिटेशन, इन सब चीज़ों को अगर हम अडाप्ट करते हैं, इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उन्हें एक्वायर करते हैं, तो हम भी अपना रोल इवॉल्व कर सकते हैं टुवर्ड लीडरशिप साइड। तो अब हम चलते हैं अपने ऑडियंस की तरफ कि उनमें से अपने कोई व्यू हमारे साथ शेयर करना चाहे। डॉक्टर इमरान अगर हमारे साथ हैं मौजूद, आई होप, तो मैं चाहूँगा कि इस हवाले से अगर वो अपने कुछ फ्यू वर्ड्स कुछ शेयर करें और फिर हम आगे बढ़ें अपने फर्दर ऑडियंस के साथ। जी डॉक्टर इमरान आप हैं? ओके, इसके अलावा हम में से कोई दोस्त अपने कुछ व्यूज़ शेयर करना चाहे जो अब तक हमारी प्रेजेंटेशंस हुई हैं? अस्सलाम जी वालेकुम। मिस मोना। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया इसमें पार्टिसिपेट करने का। थोड़ा-सा मेरी भी फ्लू की वजह से हालत हो रही है आज, इसीलिए मैंने भी छुट्टी की है। एनीवे लेकिन बहुत अच्छी प्रेज़ेंटेशन है। मैं थोड़ा-सा डॉक्टर इमरान से भी थैंक यू करना चाहूँगी। उनका भी एक्सपीरियंस यूएई का है और मेरा भी एक्सपीरियंस यूएई का है। नो डाउट कि जो चीज़ें हम लोग फेस करते हैं यूएई में या अपने कंट्री से बाहर जाके, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को फेस करना पड़ता है। जो शॉकिंग होता है वो सबसे पहले यही होता है कि अपने आप को एडजस्ट करना 120 और मोर देन दिस नेशनैलिटी के साथ एडजस्ट करना, कम्पीट करना और एक अच्छी पोज़ीशन पे कम्पीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी वहाँ पे काम किया और उसी कैपेसिटी पे काम किया जिस कैपेसिटी में पाकिस्तान में काम करती थी और वहाँ से बहुत कुछ लर्न किया। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, वो यही थी आज के भी टॉपिक में कि जो जब तक आप एविडेंसेस नहीं बनाते, तो आप वाक़ई अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते, जब तक कि आप वाक़ई आपके अंदर वो कैपेसिटी है, लीडरशिप कैपेसिटी है, जब तक कि आप उसको एविडेंसेस को सामने लेकर ना आएँ। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी टीम्स हैं, मोटिवेट भी हैं और काम करना भी चाहते हैं। थोड़ा-सा उनको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है कि उनको वो डायरेक्शन मिल जाए और सही डायरेक्शन मिल जाए, तो आप उनकी परफ़ॉर्मेंस देख सकते हैं। हमारा थोड़ा-सा मैं लैब का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि पाकिस्तान इंडस हॉस्पिटल वैसे भी मतलब वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है और मुझे हमेशा यहाँ पे काम करके बहुत प्राउड फ़ील करती थी। जब मैं बाहर गई भी तो मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया इंडस हॉस्पिटल को और वहाँ पे जो कुछ भी लर्न किया और यही कोशिश की कि जब मैं वापस आऊँ पाकिस्तान तो मैं उसको यहाँ पे भी डिलीवर कर सकूँ। मेरा भी जेसीआई, कैप और आईएसओ तीनों एक्रेडिटेशन का एक्सपीरियंस था। फिर यहाँ आने के बाद जब आईएसओ एक्रेडिटेशन करवाई, आप यकीन करें कि इतने बड़े स्कोप के साथ इस वक़्त पाकिस्तान की कोई भी लैब जो है वो आईएसओ एक्रेडिटेड नहीं है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको किया और इसमें सिर्फ़ मतलब ये एक बंदा नहीं कर सकता। ये पूरी टीम की एफ़र्ट थी और उन सब की कमिटमेंट थी। और आप यकीन करें कि वो जो लीडरशिप है, जो हमारे अपने डिपार्टमेंट में है और स्टाफ की इतनी बेतहाशा मेहनत और उसके बाद अब वो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करना और उसको ज़ाहिर है मॉनिटरिंग तो हम लोगों का एक ऑनगोइंग प्रोसेस है कि जो हमने मॉनिटरिंग करनी है। लेकिन इन सब की चीज़ों के साथ मैं टीम को हमेशा कि जब तक आप टीम को मोटिवेट नहीं करते, आप वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता। तो हमेशा टीम को मोटिवेट भी करें और आपको ये भी पता होना चाहिए जहाँ मोटिवेशन है वहाँ पे आपको ये भी आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी होता है कि आपके हर्डल टीम मेंबर भी मतलब आपने हर्डल्स भी रिमूव करने होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस अगर हों तो आप बहुत आसानी के साथ अपना गोल अचीव कर लेते हैं। और एक्रेडिटेशन या सर्टिफ़िकेशन ये सब एक बेसिक्स रिक्वायरमेंट है। ये कोई मतलब हमारे लिए वो नहीं है कि हम कोई ऐड ऑन कर रहे हैं अपनी फैसिलिटी के अंदर कोई अम, जिसे कहते हैं कोई प्रोडक्ट सेल्स करने की कोई टूल हम ऐड कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है
और जो एक पेशेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट है, बीइंग अ पेशेंट आपको वो तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं, और ये स्टैंडर्ड आपको यही फोकस करते हैं कि आपने इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट अपने पेशेंट्स को तो देनी ही है, फुलफिल करनी है। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और हर हॉस्पिटल को करनी ही है। तो चाहे वो सिंध हेल्थ कमीशन के स्टैंडर्ड हो, चाहे जेसीआई के हो, चाहे किसी भी कोई भी स्टैंडर्ड हो, पंजाब हेल्थ कमीशन के अपने स्टैंडर्ड है, लेकिन सब एक बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल तो करती हैं। तो हमारी अच्छा बीइंग जी। जी, मिस मुन्ना, ये तो ख़ैर इसकी इम्पोर्टेंस है, इससे रिक्वायरमेंट से तो अब कोई दो राय नहीं है। ये तो अब हमें करना ही करना है, अडॉप्ट करना है ये सारा कल्चर। आपका जो एक एक्सपीरियंस है सर्विस मैनेजमेंट की तरफ और आप क्वालिटी एश्योरेंस डील कर रही हैं, तो एक सर्विसेज़ मैनेजर के लिए किस तरह से उसको इस दोनों चीज़ें बैलेंस करनी चाहिए, जो उसका वर्क प्रेशर होता है, रूटीन जो उसको वो अपनी सर्विस डिलीवरी को इंश्योर करना होता है और साथ-साथ वो सर्टिफ़िकेशन और ऑडिट की चीज़ों को कैसे बैलेंस कर सकता है? ये थोड़ा-सा आप इस पे कुछ कमेंट करें। अच्छा, इसको शुरू में ये बहुत मुश्किल लगता है कि हम अपने रूटीन वर्क के साथ इसको कैसे बैलेंस करें। एक्चुअली ये हमारा ये जितना भी एक्रेडिटेशन का वर्क है, ये हमारा पार्ट ऑफ द रूटीन ही होना चाहिए। तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन जब आप इसको रूटीन लाइफ में लेकर आना शुरू करते हैं, देखिए मॉनिटरिंग सिस्टम इसीलिए होता है। अगर मैं आपसे पूरे साल का डाटा माँगूँ, आपको देना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप कंटीन्यूअसली डाटा अपना एनालाइज़ कर रहे होंगे बाय मंथली, बाय क्वार्टरली, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा पूरे साल का डाटा भी प्रोड्यूस करना। और उसकी बेसिस पे आप सारी चीज़ों को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। लेकिन जब जब आपकी ये रूटीन मैनेजमेंट, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे यहाँ बीइंग अ मैनेजर, मैं आपको खुद भी बताऊँ, और थोड़े से जो हमारे लीडरशिप है वो क्योंकि परफेक्शनिस्ट होते हैं ज़्यादातर, तो वो कोशिश करते हैं कि वो सबसे अच्छा काम करके वो प्रोड्यूस करें। तो सम टाइम उसमें बहुत डिले हो जाता है, क्योंकि हर काम अगर आप खुद करेंगे तो आप उसको अचीव नहीं कर पाएँगे। तो डेलीगेशन ऑफ हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एग्ज़ैक्टली। टास्क को उसको पीसेस में कर दें, और अपने सारा पूरा टास्क अगर आप किसी एक बंदे को देंगे, वो उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। आप इसको डिवाइड कर दें। जितना आप उसको वेरी ट्रू। छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, और उतना ही दूसरे को करना भी आसान होगा कि हमें तो इतना छोटा-सा पार्ट मिला है, हम फटाफट करके दे देते हैं। आप यकीन करें, बहुत क्विक रिज़ल्ट आएगा, आपको हर चीज़ मिल जाएगी फौरी तौर पे। तो आपको डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। तो राइट, ये आपका बड़ा अच्छा डिटेल में पर्सपेक्टिव आया। मैं बाकी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारा चैट बॉक्स है उसमें अपना नाम अगर वो टाइप कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन क्वेश्चन करना चाह रहा है या कौन कमेंट करना चाह रहा है। हम उसको फिर अनम्यूट करके उसके कमेंट ले लेंगे। जी। कोई कुछ नहीं कहना चाह रहा? इतना कुछ सुना? फिर तो मैं और आप ही बात कर लेते हैं। नहीं, नहीं, आई थिंक और लोग भी। अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना कुछ कहना चाह रहे हैं तो अनम्यूट करके आप अपनी बात स्टार्ट कर सकते हैं। जी। अच्छा मिस मुन्ना, हम ही बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं पाकिस्तान इसमें का एक चीज़ सॉरी, हाँ। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे जी, उससे। जी। जी, जी। फुरकान ने एक सवाल किया था कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारी डिज़ायर है या ये हमारी विश है। तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल जी। दी थी कि पेशेंट की एक रिक्वायरमेंट है कि उसको एक कंफर्टेबल सीट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िलबॉटमी की या ब्लड जी, जी। डोनेशन के लिए जब आ रहा होता है, तो उसको एक कंफर्टेबल सीट चाहिए। हुँ। तो ये एक उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसका कलर क्या होगा उस सीट का, उसका थीम क्या होगी उस रूम की, ये हमारी एक ख़्वाहिश है कि हमारा रूम कैसा नज़र आना चाहिए। इन दोनों में ये डिफ़रेंस होता है कि एक आपकी अपनी ख़्वाहिश है कि आप उसको बहुत अच्छा दिखाने के लिए उस पे बहुत एक्स्ट्रा एफ़र्ट करते हैं, टॉप पर बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड ऑन करते हैं। लेकिन अगर आप एक कंफर्टेबल सीट प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो आप कर लेते हैं। अब उसके साथ उस वो रूम एसी हो, सही। उसमें सारी चीज़ें मौजूद हो, तो ये आपका एक डिफरेंस है कि विश लिस्ट और रिक्वायरमेंट में फ़र्क होता है। एक ये चीज़ है। आप सवाल पूछ रहे थे, आप प्लीज़ पूछें।
हाँ, मैं सवाल तो मेरा ये है कि बेसिकली अब आप फर्दर क्या देखती हैं पाकिस्तान में जो ये सर्टिफिकेशन और लाइसेंसिंग का ये सिलसिला स्टार्ट हो गया। लेकिन एक इसी रेफ़रेंस से जो आपने बात की है मैं कमेंट करूँगा कि इस पैंडेमिक में जो हमने सीखा कि हम क्वालिटी को बहुत ही लग्ज़री या बहुत ही एक्सपेंसिव कोई चीज़ समझते हैं। लेकिन इस पैंडेमिक में इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए और जो इसकी बड़ी रिक्वायरमेंट्स थी, हमने अपने रिसोर्सेज़ में ही इनोवेशन की और इसी में से ही हमने सॉल्यूशन निकाले। तो इतना मुश्किल नहीं है अगर हम थोड़ा-सा सीरियसली इन सब चीज़ों की तरफ तवज्जो दें और इनको सीरियसली अडॉप्ट करें, तो हम इनोवेशन करके लिमिटेड रिसोर्सेज़ में भी इन चीज़ों को हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ आऊँगा कि आप फर्दर क्या देखती हैं पाकिस्तान में कितना ये रिक्वायरमेंट इसकी बढ़ेगी और कितना ये एसेंशियल हो जाएगा सर्टिफिकेशन, लाइसेंसिंग वगैरह? देखिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक लेवल पे जिस तरह से अभी एक्टिव हुई है तो हमें सिंध हेल्थ कमीशन और पंजाब हेल्थ कमीशन के ऑडिट हमें नज़र आ रहे हैं होते हुए। अगर ये कंटिन्यूअस जाएँगे होते रहेंगे तो हमें बहुत जल्दी जो है ये तमाम चीज़ें सारे हॉस्पिटल में होती भी नज़र आएँगी और ये बहुत ज़रूरी भी है। तो अगर जितना एक्टिवली ये हमारी गवर्नमेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी उतनी जल्दी हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो एक लेवल पे आ जाएँगे कि सबके स्टैंडर्ड्स एक जैसे हो जाएँगे। एक तो ये चीज़ है, दूसरा जो मैं आपसे ये कहूँगी कि हमारे पास जो पैंडेमिक की आपने बात की, तो आप यकीन करें कि मैं फिर दोबारा वही बात करूँगी कि जो मोटिवेशन है, वो आपसे बहुत कुछ करवा लेती है। जब आपका टीम लीडर जो आप खुद हैं, बहुत सारी टीम के लीडर हैं और इसी तरह से दूसरी भी टीम के बहुत सारे लीडर हैं, जो मिडल मैनेजमेंट होती है, वो इटसेल्फ उनकी छोटी-छोटी टीम्स होती हैं, लेकिन वो एक लीडर के तौर पे काम करते हैं। पैंडेमिक जब कोविड आया, तो हमारे पास आप यकीन करें कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमारा बहुत लिमिटेड स्टाफ था। सॉरी एक्सक्यूज़ ओके, मी ओके। नहीं, नहीं आप रिलैक्स हो जाएँ। सॉरी असल में मुझे खाँसी भी आ जी, रही जी। है जी, जी, बार-बार। आप जी, तो आप उसमें कंटिन्यू कीजिए। स्टाफ में हमने ये किया था कि हमने अदर डिपार्टमेंट से स्टाफ लेके उनकी कैपेसिटी बिल्ड की और वो मोटिवेट हुए और उन्होंने वहाँ पे काम किया। तो हमें बाहर से हायरिंग नहीं करनी पड़ी। जी, तो बस यही फैक्टर है कि मोटिवेट करने से और सिखाने से, स्किल्स डेवलप करने से आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं। ओके। तो आज की जो ओवरऑल थीम में जो हमारा एक टेक होम मैसेज है, वो यही है कि जो भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, उसके साथ हमें आगे चलना है, आगे बढ़ना है। राशिद इकबाल साहब हमें जॉइन कर रहे हैं। जी राशिद साहब। जी, राशिद साहब के एंड पे मेरा ख़्याल है कुछ इश्यू आ रहा है, टेक्निकल इश्यू आ रहा है। जी राशिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन शायद कुछ इंटरनेट स्टेबिलिटी का इश्यू है उनके एंड पे। जी राशिद साहब हम आपको सुन नहीं पा रहे। ओके, काइंडली आप अपना इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा-सा रिफ्रेश कर लें। जी, वसीम अली। आई थिंक हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वो शायद पार्टिसिपेट कर नहीं पा रहे हैं, कुछ उन्हें टेक्निकल इश्यू आ रहा है इसमें पार्टिसिपेट करने में। वरना इस वक्त तो अच्छी खासी तादाद है इस वक्त हमारे पार्टिसिपेंट की। इमरान किस वक्त कितने लोग हैं हमारे साथ? 79 पार्टिसिपेंट हैं और यकीनन इनमें से बहुत सारे लोग कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा एटलीस्ट जो प्राइवेट चैट का आपको वो बॉक्स नज़र आ रहा है, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आप लिखें ताकि आइडिया हो सके, आपका क्वेश्चन पहुँच सके और हम कोशिश करें कि आपको हम ऑनलाइन ले लें। जी।
जी, तो मैं बात कर रहा था बेसिकली जो हमारी ओवरऑल थीम थी इस सेशन की, क्लिनिकल सर्विसेज लीडरशिप, उस हवाले से हमें ना सिर्फ सोचना चाहिए सीरियसली, बल्कि एक मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हम जो कम्युनिटी है, क्लिनिकल सर्विसेज मैनेजर्स जो हैं, जो हेल्थ केयर मैनेजर्स हैं, वो अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में इस तरह की जो लर्निंग सेशंस हैं उनको प्लान करें, और ना सिर्फ अपने विद इन द कोलीग्स इन सब चीज़ों को नॉलेज शेयरिंग का ये कल्चर शुरू करें, बल्कि हमें मिल के भी इस तरह के फोरम्स बनाने चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए कि हम इस तरह से अपनी नॉलेज शेयर करें, और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे रोल मॉडल एक तरह से हो सकते हैं, उनको इनवाइट करें, उनसे सीखें, लर्न करें, तो ये यकीन हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होगा। मैं अपनी टेक्निकल टीम से भी कहूँगा इसको चेक कर लें कि अगर शायद किसी को पार्टिसिपेट करने में कोई इशू आ रहा है तो इसको रिजॉल्व कर लें। जी, मिस मुना आप हैं? जी, बिल्कुल मैं हूँ। जी, चलें, लकीली मैं और आप ही बात कर पा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप ने अपने टॉपिक के हवाले से तो बात की, लेकिन जो दूसरे टॉपिक्स थे उस पे भी कुछ आप कमेंट करें। ख़ास तौर पे वो जो एक इंडस हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस था, जिसमें मुख्तलिफ सर्विसेज को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया और किस तरह से नॉर्मलाइज़ किया, इस पे आपका क्या कमेंट है? ओवरऑल आपने किस तरह से देखा इस पेंडेमिक के दौरान हॉस्पिटल सर्विसेज को? ओवरऑल हमारी हॉस्पिटल सर्विसेज़ का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही शानदार था। नो डाउट बहुत रिमार्केबल था। और इसमें अगर मैं ये कहूँ कि हमारी लीडरशिप के साथ-साथ जितना ज़्यादा हमारे जो टेक्निकल स्टाफ, जो मेडिकल स्टाफ है, उनकी पार्टिसिपेशन थी, वो अमेज़िंग थी। कि लोगों ने बहुत उस ज़माने में जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तो एक जो फ़ियर था, लोग घरों में बैठ गए थे। लेकिन वाहिद हॉस्पिटल था जो सब मौजूद थे वहाँ पे, पूरी-पूरी सपोर्ट के साथ। जो हमारे यहाँ कैपेसिटी बिल्ड हुई है उस ड्यूरेशन में, और जो एक हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स थे सारे सेक्शंस के साथ, सारे डिफरेंट हॉस्पिटल की सारे डिपार्टमेंट के साथ, सपोर्ट सर्विस के साथ, वो बहुत बिल्ड हुए। और उसमें हमें जो है ना, एक अपनी रिलेशनशिप जो है वो बहुत बिल्ड हुई है, और उसमें साथ मिलके काम करने का जो एक एक्सपीरियंस था, जो एक मज़ा मैं कहूँगी, एक जॉय है वो उस जर्नी का, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से साथ मिलके काम किया, फिर हमारी बहुत ज़्यादा लीडरशिप की सपोर्ट थी। मुझे याद है कि जब हम वैलिडेशंस कर रहे थे किट्स की, और डिफरेंट किट्स रिजेक्ट कर रहे थे, यानी आप देखें कि वो क्वालिटी हमने उस वक़्त भी इतनी ज़्यादा मेंटेन की थी कि विदाउट वैलिडेशन के हम कोई किट भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। और जब तक वैलिडेशन नहीं होती थी किसी किट की, हम उस मतलब जी ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप एक वैलिडेटेड टेस्ट के ऊपर अपने पेशेंट की टेस्टिंग करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको भी उस पैंडेमिक में भी उसको मेंटेन रखा। तो अगर ये आपका जैसे कहते हैं ना, जब आप स्टैंडर्ड्स फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, ये आपका जैसे ये आपकी मसल्स मेमोरी में चला जाता है, ये बिल्कुल इसकी वही एग्ज़ाम्पल हो जाती है। तो इसलिए बहुत ही मैं आपको बताऊँ कि ये जो भी एक्रेडिटेशन है, ये स्टैंडर्ड है, जब आप मल्टीपल टाइम पे इसको पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती रहेगी, तो आपको ये स्टैंडर्ड देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको याद हो जाएँगे। और बिलीव करें कि आपको इतने ज़्यादा याद हो जाते हैं कि आपको ये पता होता है कि ये नॉन स्टैंडर्ड चीज़ है, आप फ़ौरन उसको जो है कैच कर लेते हैं। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है राइट। इंशाल्लाह कल्चर जब डेवलप होगा, तो आप देखेंगे कि बहुत रिमार्केबल चेंज आएगा इंशाल्लाह। पूरे सब जगह आएगा, जहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन होगी। राइट, वेल सेड। अच्छा, एक कमेंट मुझे अभी आया है मिस ज़रीना खालिद की तरफ से कि सपोर्ट स्टाफ आल्सो डिड रिमार्केबल जॉब ड्यूरिंग पेंडेमिक। एग्जैक्टली जो हमारा मकसद था इस क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस में, इस नॉन क्लिनिकल सेशन को रखने का, वो यही था कि उनको भी एक्नॉलेज करना है, जो क्लिनिकल सर्विसेज मैनेजमेंट स्टाफ है उनको भी एक इसेंशियल पार्ट के तौर पे प्रूव करना है कि वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और है, इसको रिकग्नाइज किया गया है इस पूरे ड्यूरेशन में। हमारे लिए बहुत बड़ा ये एक लर्निंग कर्व था, एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी पीरियड था, और दो के इट्स वेरी वेरी टफ, स्टिल वेरी वेरी टफ, लेकिन इसने पूरी दुनिया को चेंज किया है।
तो इसमें ये अपॉर्चुनिटी भी है कि हम भी अपने आप को प्रूव करें और आगे बढ़ें और मज़ीद अपने रोल को इवॉल्व करें। और एक चीज़ जो और एक्सपेक्ट है, एक और कमेंट आया है मिस ज़रीना जी की तरफ से है कि हमारी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एस्टेब्लिश हुई है, आप लोग आई थिंक उससे एग्री करेंगे कि विद इन द कम्युनिटी जो हमारी क्लिनिकल टीम्स हैं, क्लिनिकल जो प्रोफेशनल्स हैं, उनका तो आपस में कोलैबोरेशन होता है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो, प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल्स में हो। लेकिन हम जो नॉन क्लिनिकल के लोग हैं, उनका वैसा कोलैबोरेशन नहीं है कि जैसा होना चाहिए। लेकिन इस दौरान में हमारी मजबूरी थी, हमने एक दूसरे से कोलैबोरेट किया, एक दूसरे को सपोर्ट किया। हमें बहुत सारी हेल्प, यूँ तो हम डोनर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, हमें डोनर की तरफ से सपोर्ट मिलती है तो हम कम्युनिटी को सर्व करते हैं, आप सबकी सपोर्ट होती है। लेकिन इसके अलावा हमें दूसरे हॉस्पिटल्स ने सपोर्ट किया। मैं आपसे शेयर करूं कि हमें वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट्स थी, तो वो हॉस्पिटल जो उस वक्त शुरू में बिल्कुल सबको पता नहीं था कि कैसे इस कोविड को डील करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह इंडस वन ऑफ द फ्यूर हॉस्पिटल जिन्होंने बिल्कुल डे वन से अपनी सर्विसेज को इनिशिएट किया फॉर कोविड, तो उन्होंने अपने वेंटिलेटर्स हमें ऑफर किए और हमने इस तरह से अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू किया, इस तरह से लोगों को सर्व किया। तो जो हमारे कोलैबोरेशन और एक ये जॉइंट एक वो जेस्चर इसमें मर्ज हुआ है, इसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। माजरत हम टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, आप मुझे और मिस मोना को ही सुन पा रहे हैं, लेकिन आई होप मुझसे आप ज़रूर एग्री करेंगे। इसके बाद भी यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, ये सेशन अब थोड़ी देर का है, इसमें भी आपके अगर कमेंट्स आ सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद भी हम एक दूसरे से इस हवाले से अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, और आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी हॉस्पिटल में हो, आप हमें बुलाएं, हम आपको इनवाइट करें और हम मिल के अपनी साथ एक दूसरे के साथ अपने व्यूज़, अपनी नॉलेज शेयर करें। और आगे और कोविड के अलावा भी बहुत सारे हेल्थ केयर चैलेंजेस हैं और बहुत कुछ है काम करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमारे पास इतना बड़ा मतलब मौका है कि हम चीज़ों को मिल के रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उनमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं और बहुत काम कर सकते हैं। जी, मिस मुना आप ही इस पे कुछ कमेंट कीजिए, अनफॉर्चुनेटली हम किसी को सुन नहीं पा रहे, तो इस पे आप भी थोड़ा-सा अपना कुछ व्यू शेयर कीजिए। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें मिलके करना चाहिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैपेसिटी बिल्ड करना चाहिए। देखिए हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है, उन तमाम पैंडेमिक को से गुज़रने का, उनको किस तरह से लेके हम लोग चले हैं। अगर किसी को उससे रेलेवेंट या इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम है, उससे रेलेवेंट कोई हेल्प चाहिए कि हम उनकी कैपेसिटी को बिल्ड कर सकें, तो वी आर अवेलेबल। कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा मैं ज़रीना के कमेंट्स पे बिल्कुल कमेंट करना चाहूँगी कि देखें विदाउट सपोर्ट सर्विस के हॉस्पिटल नहीं चल सकता और जितना ज़्यादा हेल्प हमें सप्लाई चेन नहीं किया, उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, हमें अवेलेबल करके दी। इनकी हेल्प के बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, अगर ये हमें सप्लाई ना दें। इसी तरह से अगर हमारी आईटी टीम है जो अगर उस वक़्त हमारे लिए फ़ौरी तौर पे बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने डेवलप किए कि जितनी तेज़ी के साथ हमने उसमें इंटरफेसिंग की मशीनों की ताकि रिज़ल्ट एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो फॉरवर्ड हो जाए। इसी तरह से बहुत सारे हमने सिस्टम बिल्ड किए। उस ड्यूरेशन में आईटी ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। तो मतलब एक सिर्फ़ अगर मैं ये कहूँ कि एक लैब ने वो पूरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। हमें तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिली, हमें आईटी से बहुत सपोर्ट मिली, हमें सप्लाई चेन से बहुत सपोर्ट मिली, मेंटेनेंस वाले हमें 24/7 अवेलेबल थे। मतलब एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो था वो कोलैबोरेशन था। इवन अभी भी हमारे शायद उस टाइम से जो हमारी एक बॉन्डिंग हुई है, तो उससे हमें अभी तक जो है बेनिफिट होता है और मैं कहती हूँ अगर जो कि नॉर्मल हम उस तरह से एक्सपोज़ नहीं होते एक-दूसरे से, लेकिन जब वो उस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें एक-दूसरे के साथ मिलके की, तो वो बहुत एक अच्छा कोलैबोरेशन हो गया हमारा। तो बिल्कुल हम लोग दूसरों के लिए भी अवेलेबल हैं अगर कोई हमें कॉन्टैक्ट करता है कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए कि किस तरह से बिल्ड की जाती है कैपेसिटी।
किस तरह से हम लीडरशिप जो है वो किस तरह से अपनी टीम को लेकर चलती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो वो फैक्टर्स जो हैं जिस पे हम अभी मुस्तकिल बात कर रहे हैं कि उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, उनकी मोटिवेशन है और उनकी कमिटमेंट उनसे खुद ली भी जाए और उनको अंडरस्टैंड करवाई जाए। देखिए लीडरशिप का रोल ही यही होता है कि वो एक मुश्किल टास्क को आसान करके अपने स्टाफ से करवाता है या अपनी सबऑर्डिनेट से करवाता है। अगर हम उस मुश्किल टास्क को सिर्फ़ उनको बिना कुछ सिखाए, हैंड होल्डिंग किए बगैर उनके हाथ में दे दें, तो वो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए भी करना। तो अगर हम उसको आसान तरीके से करवाएँ, उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें और उस तरह से करेंगे तो आप देखिएगा कि बहुत जल्दी, बहुत आसानी के साथ लोग अपने टास्क कंप्लीट कर लेंगे। तो ये भी एक टैक्टिक है कि अगर आप लीडरशिप रोल पे हैं कहीं पे, तो आप अपने रोल्स को कैसे डिवाइड करेंगे और उसको रूटीन का पार्ट कैसे बनाएँगे। इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है लेकिन कैपेसिटी जब बिल्ड हो जाती है, तो फिर वो एक रूटीन काम हो जाता है। तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा ऐसा भी। अ, बाकी डॉक्टर तस्बिया भी हैं, डॉक्टर नौरीन भी हैं। वो लोग भी अपना माइक ऑन करके बात हो सकती है। जी, मिस मोना थैंक यू सो मच आपने और इसको एलैबोरेट कर दिया। बाकी बहुत अच्छा आपका पॉइंट है कि टीम बिल्डिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग ये भी बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी आपके अंदर से आपके लीडरशिप रोल को प्रूव करता है और मज़ीद एनहांस करता है। अभी अगर किसी के लिए पॉसिबल हो कोई अपना अगर कमेंट या कोई क्वेश्चन शेयर कर सके? ओके। तो मैं आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी हम्बल्ड। आप लोगों ने जॉइन किया, हमारे साथ अपनी टाइम शेयर किया। हमारे स्पीकर्स डॉक्टर इमरान, मिस मोना राशिद, मिस्टर इमरान जमाल, डॉक्टर नौरीन, डॉक्टर शाहनवाज़। अनफॉर्चुनेटली हमें सुहेल ज़िंदानी जॉइन नहीं कर सके। वो जॉइन करते हुए यकीनन एक बड़ा वैल्यू एडिशन होता उनकी टॉक। लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नियर फ्यूचर में दोबारा से इस तरह का कोई सेशन अरेंज करें आप सबके साथ और अपने डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हम उनकी नॉलेज आप सबसे शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय फॉर द नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम।